एपिसोड स्टार्ट होता है तो वहाँ का कोई एम्प्लॉय जियो को बताता है कि ली की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। यहाँ तक कि काम के दौरान तक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैंने तो ये तक सुना था कि उन्होंने अपनी तबीयत ख़राब की छुट्टी भी ली हुई थी। तो ये सारी बातें जियो जब सुनती है तो हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या उसकी तबीयत सच में ख़राब है। तो जियो फ़ौरन ली से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाती है, लेकिन जियो के पास जाने से पहले वो अपनी चोट को देख रहा होता है कि कहीं जियो उसकी चोट ना देख ले, तो वो वहाँ टॉवल बांध लेता है। जैसे वो बाहर आता है तो जियो के सामने बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है जैसे उसकी तबीयत ख़राब बिल्कुल नहीं थी। और जियो यहाँ पर उससे सॉरी कह रही होती है कि जैसे उसने उसके साथ बिहेव किया और उसकी वजह से उसकी तबीयत जो ख़राब हुई। वो मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। साथ ही साथ ली जियो से यूएसबी मांगता है और उससे कहता है कि इस यूएसबी के अंदर जो डिक्शनरी है वो मैं अपने पास कॉपी कर लूँगा। लेकिन वो डिक्शनरी उसके लिए ढूंढना मुश्किल हो रही होती है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे पूरा का पूरा जितना भी डाटा है वो सारा अपने पास कॉपी कर रहा हूँ। जब वो सारा डाटा कॉपी करने की बात करता है तो जियो परेशान हो जाती है कि कहीं उसको वो स्टोरी ना दिख जाए जो इसने ली के ऊपर लिखी थी। यहाँ पर वो सारा डाटा कॉपी कर लेता है। मोती जियो जब जाने लगती है तो ली उसे 2 मिनट रुकने को कहता है और अंदर से तैयार होकर आता है, सिर्फ और सिर्फ उसे सी ऑफ करने के लिए। जियो ये बात समझ जाती है कि वो सिर्फ उसे सी ऑफ करने के लिए इतना तैयार हुआ था। जैसे वो वहाँ से जाती है तो उसके दर्द होने लग जाता है उसकी चोट में। दूसरी तरफ जियो को पता चलता है कि ली की तबीयत ख़राब हो गई है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, तो वो फ़ौरन खुद भी जाने की ज़िद करती है। गाड़ी के अंदर से वे की सीट खाली होती है, पीछे से जनेट आ जाती है और कहती है कि मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, मैं उसके साथ जाऊँगी, और वो खुद बैठकर चली जाती है। जियो फिर भी हार नहीं मानती और हॉस्पिटल आकर ली का पता करने लगती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे ली का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि नाम ही रजिस्टर नहीं हुआ होता। तो वो वापस होटल में आकर बैठ जाती है और ली का इंतज़ार कर रही होती है कि इतने में वहाँ पर ली वापस आ जाता है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन अभी भी रेस्ट करने का नहीं कर रहा होता और हर जगह काम ही काम कर रहा होता है। जैसे ही वो ली को देखती है तो दौड़ी चली आती है और उससे उसका हाल पूछने लग जाती है और अपनी सारी नाराज़गी यहीं भूल जाती है। इसे ली के नाम से पुकारने लग जाती है क्योंकि जब से ये लोग मिले हैं ये इसे ली कहकर नहीं पुकारती थी बल्कि इसके सरनेम से इसे बुलाती थी। जियो के मुंह से अपना नाम सुन के बहुत खुश हो जाता है और साथ में इससे झूठ बोल देता है कि पूरा दिन ना खाने की वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई थी। जियो इसकी फिक्र करने लग जाती है और साथ में उसकी चोट को भी टच करके देख रही होती है कि इतने में इन दोनों को यहाँ जनेट देख लेती है। जनेट इन दोनों को देखकर बड़ी जेलस हो रही होती है कि जैसी ली वहाँ से जाता है तो वो खुद भी जियो की तरह उसकी फिक्र करने लग जाती है और उसकी चोट को टच करने जैसे ही लगती है तो वो फ़ौरन जनेट का हाथ रोक लेता है। ये देखकर जनेट को बड़ा गुस्सा आता है। जनेट कहती है कि मैं हाथ लगा रही थी तो तुम उसे नहीं रोक रहे थे। तो ली कहने लगता है कि सब कुछ हमारे बीच में ख़त्म हो चुका है, लेकिन जनेट कहने लगती है कि क्या तुमने ये बात जियो से कही कभी जो तुम मुझसे कहते रहते हो। ये इसकी बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है और इन लोगों को बात करते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ जनेट फ़ौरन इस जैंग के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जितने भी डिज़ाइन का मसला हुआ था ना वो सब मैं ठीक करा दूंगी, बस तुम जियो को इस कंपनी से निकाल दो। दूसरी तरफ दिखाते हैं यहाँ मीटिंग में सबके सामने जैंग कह देता है कि जियो जो है अब जा रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारी बातें जब ली सुनता है तो फ़ौरन जैंग से बात करता है और इससे कहता है कि मुझे बताओ क्या वो खुद जाना चाहती है या तुम निकाल रहे हो। तो उसके सामने सच बता देता है, बल्कि सिर्फ ये बताता है कि वो काम अच्छा नहीं कर रही है, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी जनेट वगैरह किसी को भी वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उसे वापस भेज रहा हूँ। इसकी सारी बातें सुनकर ली कहता है कि वो वापस नहीं जाएगी। अगर तुम्हें काम का मसला हो रहा है तो एक और ट्रांसलेटर बुला लो, 1 से 2 होंगे तो अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगी। इसकी ये बातें सुनकर ये फ़ौरन सीधा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जो तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियो को वॉशरूम जाना होता है तो वो गलती से मेंस टॉयलेट में आ जाती है। जैसे ही उसे ये मालूम होता है तो फ़ौरन भागने ही लगती है कि पीछे से वहाँ ली की आवाज़ आने लगती है, तो वो छुप जाती है वॉशरूम में जाकर। और दूसरी तरफ वहाँ से ली फ़ौरन आकर उसी वॉशरूम में ही घुसता है जहाँ पर जियो होती है। जैसे ही वो जियो को देखता है तो वो उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ क्या करी हो, तो वो उसे बताती है कि उसे वॉशरूम आना था, वो गलत वॉशरूम में आ गई। तो वो उसकी यहाँ से बाहर निकलने की हेल्प करता है और उसे अपनी जैकेट पहना देता है और साथ ही साथ वो उसकी पेन से मूछें भी बना देता है ताकि वो लड़के जैसी लगे, और फ़ौरन वो उसकी बाहर निकलने में मदद कर देता है। ये वहाँ से बाहर आती है तो उसका मोबाइल बजने लग जाता है क्योंकि वो ली का मोबाइल होता है, क्योंकि वो उसकी जैकेट पहनी होती है। और वहाँ पर ग्रैंडफादर उससे कह रहा होता है कि मुझे ली से बात करनी है अभी और इसी वक्त। तो ये वॉशरूम नहीं जा पाती और सीधा सीधा भागकर ली के कमरे में आ जाती है। ज़रा नहीं रुकती, ली को ढूंढने में इतना लगी होती है कि सीधा सीधा उसके वॉशरूम का दरवाज़ा भी खोल देती है और वो वहाँ शावर ले रहा होता है। इसको देखकर वो काफ़ी स्माइल करने लग जाती है और उसे वही मोबाइल देने लगती है। वो फ़ौरन उसे वहाँ से भगाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो अभी भी वहाँ से जाती नहीं है बल्कि बाहर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर से बात कर लेता है और दरवाज़ा खोलता है तो वो अभी भी उसके सामने ही खड़ी होती है और वो उससे कहता है कि तुमने बहुत कुछ देख लिया है ना, तुम्हें और कुछ कहना वहना तो नहीं है। जिया उससे कहती है कि मुझे तुमसे 5 मिनट बात करनी है, तो वो उसे बाहर वेट करने का कहता है। जब वो शावर लेकर बाहर आता है तो वो उसे उसकी बीमारी के बारे में पूछती है कि मुझे पता चला है कि तुम आजकल बीमार हो। तो वो साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
बातों ही बातों में वो उसके करीब आने लग जाता है तो जियो को ऐसा लगता है कि वो उसे किस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसने जो मार्कर से उसकी मूछें बनाई होती हैं वो ये साफ़ करने लग जाता है। जियो हंसती भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जनेट से दोबारा इसकी मुलाकात होती है और जनेट उससे जाने का कह रही होती है कि अभी तक तुम गई नहीं। कितने में वहाँ पर जैंग आता है और जियो से कहता है कि हमें काम की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तुम वापस नहीं जा रही हो, बल्कि हमने एक और ट्रांसलेटर को बुला लिया जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। ये बात जब जनेट सुनती है तो फ़ौरन उसको डांटने लग जाती है कि हमारी बात तो कुछ और हुई थी। तो ये जनेट को नहीं बताता कि ये सब ली की वजह से हो रहा है, क्योंकि ली ने इसे बताने से मना किया होता है। दूसरी तरफ जी वगैरह जब होटल के अंदर वापस आते हैं तो वो जियो को देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट एम्प्लॉय बन जाती है, क्योंकि इसने इसके साथ काम जो किया होता है। यहाँ पर ली अपने दोस्त से जियो को इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है और जैसे ही वो जियो नाम लेता है तो उसके दोस्त को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जो इसे हमेशा ईमेल्स लिखा करती थी। दूसरी तरफ जियो मौका पाकर ली के कमरे के अंदर आ जाती है जब वो कमरे में मौजूद नहीं होता। उसको उसका लैपटॉप तो मिल जाता है, लेकिन लैपटॉप का पासवर्ड देखकर वो हैरान हो जाती है कि इसका पासवर्ड क्या होगा। कितने में उसे याद आता है कि वो एक रेस्टोरेंट की तरफ गए थे, वहाँ पर जो नाम था वो इनके लिए थोड़ा यादगार था, तो वही जब डालकर देखती है तो लैपटॉप ऑन हो जाता है। साथ ही साथ वो बड़ा खुश हो जाती है और साथ ही साथ वो हैरान भी हो जाती है कि उसने अभी तक ये पासवर्ड चेंज क्यों नहीं किया। वो इन बातों में उलझी हुई होती है कि इतने में उसको पता चलता है कि ली जो है वो कमरे के अंदर आ रहा है, तो वो भागकर फ़ौरन अलमारी के अंदर जाकर बैठ जाती है। ली जैसे ही आता है तो फ़ौरन अलमारी का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ पर जी भी उसके साथ कमरे में आ जाता है, इसलिए उसका ध्यान शायद जियो पर नहीं जाता और वो जी को कमरे से बाहर निकालने में लग जाता है। जैसे ही वो जी को कमरे से बाहर निकालता है तो वापसी आकर वो गाने लगा लेता है और साथ में स्टोरी पढ़ने लग जाता है। ये यहाँ पर अंदर ही बैठ जाती है उसकी अलमारी के और वहाँ पर उसकी शर्ट्स को पहन लेती है। साथ ही साथ वो उसकी स्टोरी भी सुन रही होती है, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से स्टोरी पढ़ रहा होता है और स्टोरी सुनते सुनते वो सो जाती है। जैसे ही जियो सोती है वो फ़ौरन अलमारी की तरफ देखता है और उसे बाहर बुलाने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसे पहले ही मालूम हो चुका था कि जियो अलमारी के अंदर बैठी है। जियो बाहर नहीं आ रही होती तो जैसे ही वो अलमारी का दरवाज़ा खोलता है तो वो पहले से ही अंदर बैठी सो रही होती है, तो फ़ौरन उसे उठाकर उसके कमरे में लेकर जाने ही लगता है, लेकिन वो इतनी नींद में होती है कि वो उसे अपने बेड पर ही लिटा देता है। साथ ही साथ जियो उसे जाने नहीं दे रही होती है और अपने साथ ही बिठाकर रखी होती है, इसी वजह से वो पूरी रात उसके साथ ही बैठा रहता है और पूरी रात बैठा उसे ही देखता रहता है। जैसे सुबह होती है तो जियो बड़े मज़े से उठती तो है, लेकिन उससे होश आता है कि वो ली के कमरे में है, तो फ़ौरन वहाँ से भागने की करती है। जैसे ही वो वहाँ से आराम से निकल ही रही होती है कि बराबर में ही वहाँ ली बैठा होता है, जो कि उसकी नाश्ते के टेबल पर इंतज़ार कर रहा होता है और उससे कहता है आओ ज़रा नाश्ता तो करो। वो उसके साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है तो वो बातों ही बातों में उससे कहता है कि मुझे मीटिंग में जाना है, तुम ये सब कुछ खा लो। वो खुश होने लग जाती है कि जैसे वो वहाँ से जाएगा तो उसे मौका मिल जाएगा लैपटॉप में से स्टोरी डिलीट करने का। लेकिन उदासी तो तब छाती है कि जब वो अपने साथ लैपटॉप भी ले जाता है, तो रोने बैठ जाती है कि अब क्या होगा। ये जैसे ही खाने पीने के बाद ली के कमरे से बाहर निकलती है तो जनेट उसे वहाँ से बाहर निकलता हुआ देख लेती है, तो हैरान हो जाती है कि ये अभी तक मुंह भी नहीं धोया इसने और ये ली के कमरे से क्यों निकल रही है। तो उससे कुछ गलतफहमी होने लग जाती है। जियो उसे समझा देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे डॉक्यूमेंट देने के लिए आई थी, और इधर उधर की बातें करके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेनेट का सारा दिमाग इन्हीं बातों में लगा होता है, तो वो फ़ौरन ली के पास आती है और उससे जियो के बारे में पूछ रही होती है कि रात को वो कहाँ थी, मुझे तो वो कहीं नहीं दिखी। साफ इनकार कर देता है कि मुझे क्या पता कि वो कहाँ थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर जियो कह रही होती है कि अब मैं उसके रूम में नहीं जाऊँगी, मैं वैसे ही बड़ा फंस चुकी हूँ। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वेन उसे समझाती है कि जेनेट तुम्हारी कोई सगी नहीं है, क्योंकि अब तुम उसके रास्ते का कांटा बन रही हो, इसी वजह से वो तुम्हें निकलवाने की और यहाँ से बाहर भेजने की ज़रूर कोशिश करेगी। यहाँ पर ये दोनों इस बात पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिरकार ली के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या वो अभी तक इस जियो से मोहब्बत करता है या नहीं। तो वेन उससे कहती है कि हमें उससे कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, क्या पता हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो जियो मान जाती है और ये दोनों आ जाते हैं ली के रूम के बाहर, क्योंकि ली रूम में नहीं होता तो उन्हें मौका मिल जाता है रूम में आने का। यहाँ पर वेन को उसका बैग मिल जाता है और वो उससे कहती है कि इसके सूटकेस के अंदर ही कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जिया उसे मना कर रही होती है कि वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, हमें इतना नहीं इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन वो उससे कहती है कि अगर अभी नहीं करोगी तो कभी नहीं पता कर पाओगी। इतने में जिया को उस सूटकेस के अंदर से एल्बम मिल जाती है, जो कि इस जिया की ही होती है। वो यहाँ सोच रही होती है कि मेरे साथ की जो उसकी पिक्चर थी वो कहाँ है। इतने में वेन ली के वॉलेट के अंदर तलाशी लेने की बात करती है, वो भी इस बेस पे कि उसने अपनी और ज़्यादा पर्सनल चीज़ें इसमें छुपा कर रखी होंगी। जिया उसे मना करती है, लेकिन वो फिर भी वो वॉलेट खोल लेती है और उसके अंदर से उसे वो वाला कार्ड दिखता है जब वो पहली बार जिया से मिलने के लिए उसके शहर आया था, तो उसने उस होटल का भी कार्ड रखा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने जिया की और ख़ुद की पिक्चर भी इस वॉलेट के अंदर रखी होती है, जो कि जिया कब से ढूंढ रही थी। जिया जब ये पिक्चर देखती है तो पिघल जाती है। जिया ये सोचने लग जाती है कि अगर वो इससे मोहब्बत नहीं करता होता तो सिर्फ इसी की चीज़ें ही क्यों उसके बैग में होती, और साथ में ये भी सोच रही होती है कि अगर वो उससे इतनी ही मोहब्बत करता है और हर वक्त उसे याद करता है तो वो मेरे साथ ब्रेकअप करना ही क्यों चाहता है। इतने में ली अपने रूम के अंदर आने लग जाता है, तो जैसे इन लोगों को पता चलता है तो यहाँ पर ये लोग भागने की करने लग जाते हैं। इन दोनों की आवाज़ें ली को सुनाई देने लग जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई ना कोई तो ज़रूर है। वेन कहती है कि तुम्हारे साथ तो उसके रिलेशन सही चल रहे हैं, अगर उसने मुझे यहाँ पकड़ लिया तो मैं तो गई, तो इसी चक्कर में वो वहाँ पीछे से भाग
भाग जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, पीछे से ली रूम के अंदर आ जाता है और जियो को वहाँ खड़ा हुआ देख लेता है। और साथ में जब वो देखता है कि उसके कमरे का इतना बुरा हाल हुआ है, तो जियो को 1 मिनट के लिए बात करने के लिए बुलाता है। ली जियो के सामने कन्विंस कर देता है कि वो अभी भी उसे लाइक करता है, मगर वो उसे मूव ऑन करने का कहता है। वो उससे कहता है कि अब पास्ट में कुछ नहीं रखा और तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन जियो एक नहीं सुन रही होती और उससे कहती है कि मैं अभी भी उसी रास्ते पे चल रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुम हार मान गए प्यार के रास्ते में। जियो ली को समझाने लग जाती है और इससे कहती है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या अगर तुम बीमार हो, या अगर ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो काफ़ी उससे उगलवाने की कोशिश करती है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताता और इससे कहता है कि तुम मानना ही नहीं चाहती, लेकिन अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। जियो को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी वॉलेट में मेरी पिक्चर लेकर क्यों घूम रहे हो। जब वो जियो के पास अपनी पिक्चर देखता है तो गुस्सा करने लग जाता है कि तुम मेरे वॉलेट तक में घुस गई, तो फ़ौरन वो पिक्चर उससे छीन कर फाड़ देता है। जियो को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मेरे पास रिंग भी है, तुम अपनी चीज़ें मेरे दिलो दिमाग से नहीं मिटा सकते। जब वो उसके हाथ में रिंग देखता है तो वो रिंग भी उससे छीन कर फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। वो उसे काफ़ी मारती है, काफ़ी चिल्लाती है और उसे ऑर्डर दे रही होती है कि अभी और इसी वक्त जाकर रिंग ढूंढ कर लेकर आओ। वो तो जाता नहीं है, तो वो खुद चली जाती है रिंग ढूंढने, और रिंग ढूंढते ढूंढते उसको रात हो जाती है और बर्फ़बारी भी होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे रिंग मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। ली उसे चुपकर पीछे से देख रहा होता है और वो इतना बेबस होता है कि वो जाकर उसकी मदद भी नहीं कर सकता। इस वजह से ये चिड़चिड़ा होने लग जाता है और जो भी उससे बात करने आ रहा होता है उससे चिल्लाकर कह रहा होता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जियो को रिंगी नहीं मिल रही होती तो वो वहाँ बैठ के रोने लग जाती है और दूसरी तरफ ली अपने ग्रैंडफादर को कॉल करके बताता है कि वो कल वापस आ रहा है। ये बात जब जी को पता चलती है तो जी बड़ा खुश होने लग जाता है कि फाइनली ये जाने के लिए माना। तो जियो ने रिंग ढूंढने का नया प्लान कर लिया होता है। उसने पेपर पर पिक्चर चिपका दी होती है उस रिंग की, और उस पर इनाम भी लगा दिया होता है कि जो मुझे ये ढूंढ कर देगा उसको मैं इतने पैसे दूंगी। दूसरी तरफ जियो के दरवाजे पर बेल बजती है और वहाँ पर ये आदमी आकर उसे रिंग दिखाता है और उससे कहता है कि ये रिंग मुझे मिल चुकी है। ये देखकर जियो बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन वो आदमी होता है लालची। उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये रिंग तुम्हारे लिए बड़ी कीमती है, तो जितने पैसे तुमने यहाँ पर लिखे हैं ना, उससे डबल चाहिए मुझे। ये बात सुनकर जियो परेशान हो जाती है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊँगी। तो वो भाग कर जाती है डायरेक्ट ली के रूम में और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगती है और हक से उससे पैसे मांग रही होती है कि मुझे इतने पैसे दो। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि भाई तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। जब वो उसे बताती है कि उसे पैसे क्यों चाहिए तो वो इनकार करने लग जाता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन वो इतना ज़िद करती है कि वो अपना कार्ड उसे दे ही देता है। दूसरी तरफ जियो को रिंग मिल जाती है तो वो बड़ा खुश हो जाती है और उसे संभाल संभाल कर रख रही होती है। ली यहाँ पर सामान पैक कर रहा होता है तो जी आकर उसे बताता है कि मैंने आज पार्टी रखी है, सारे एम्प्लॉयज़ सब आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो जियो और वेन दोनों ही बड़े मजे से खाना खा रहे होते हैं। ली वापस जा रहा होता है, इसकी सबसे ज़्यादा खुशी इस जनेट को होती है और वो उसके लिए फ़ौरन टिकट बुक करवा लेती है और इससे कहती है कि कल ही तुम वापस जा रहे हो। ये सारी बातें ये सारे सुन लेते हैं। जियो को भी पता चल जाता है तो जियो का मुंह बन जाता है। वेन जियो को समझा ही रही होती है, लेकिन जियो अपने पुराने वाले हुलिये पे फिर से आ जाती है और वहाँ ड्रिंक्स पीने लग जाती है, यहाँ तक कि वहाँ से चली भी जाती है। ली को जब दिखता है कि जियो वहाँ पार्टी में नहीं है तो वो उसके पीछे जाता है। जियो यहाँ दोबारा से वही बार में आ जाती है, ली भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जब वो अंदर आकर देखता है तो जियो दबाकर सारी ड्रिंक्स पी रही होती है। पहले तो ली जियो की तरफ नहीं जा रहा होता, लेकिन जब वो वहाँ 2 लड़कों को देखता है कि वो जियो की ही बात कर रहे हैं और जियो की तरफ ही जा रहे हैं, तो वो फ़ौरन जियो के पास आकर बैठ जाता है। हाँ, वो जियो को ड्रिंक्स पीने से रोक रहा होता है, लेकिन जियो उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, और काफ़ी पुरानी और वही बातें करने लग जाती है। जियो ली से उसका टिकट मांगती है और जब वो उसे टिकट देता है तो वहीं फाड़ने लग जाती है। तो वो फ़ौरन टिकट छीनता है और उससे कहता है कि मैं नहीं रुक सकता। वो उसे काफ़ी रुकने का कहती है, लेकिन वो चला जाता है। ली गाड़ी में आकर बैठ जाता है और काफ़ी रो रहा होता है, मगर उसे सच्चाई नहीं बताता। कुछ टाइम बाद जियो उस बार से बाहर आती है तो ली फ़ौरन उसे संभालने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो वहीं उसके इंतज़ार में वहीं बैठा होता है। जियो जब उसे देखती है तो उसे काफ़ी मारती है और उसे काफ़ी हटाने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में उसी के गले लगकर रोने लग जाती है। वो भी उसे गले लगा लेता है और साथ में उसकी काफ़ी केयर कर रहा होता है। जब ये वापस होटल आता है तो वहाँ पर लीसा का असिस्टेंट आता है और जब लीसा को पता चलता है कि ली वापस जा रहा है और डिज़ाइन भी पूरे नहीं हुए, तो वो उसे रोकने का कहता है कि जब तक डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो जाते तुम नहीं जाओगे। दूसरी तरफ जियो जब रेस्टोरेंट में बैठी होती है तो वहाँ पर वही आदमी आ जाता है और उससे हेलो हाय करने लग जाता है। साफ साफ जियो के मुंह पर उसे ऑफ़र दे देता है कि तुम मुझे बता दो कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है और क्या डिज़ाइनिंग चल रही है, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। जियो जब ये बात सुनती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर मुझे ख़रीदने के लिए आया है, तो वो उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है और साथ ही साथ वहीं पर ही उसके मुंह पर वो चेक फाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि आइंदा के बाद अपनी शक्ल दिखाई तो पुलिस को बता दूंगी। दूसरी तरफ जियो जब अपने रूम में आती है तो वहाँ पर उसके रूम का बुरा हशर हुआ हुआ होता है, सारी फाइल्स इधर उधर हुई हुई होती हैं। तो वो वेन को बताती है कि ली के डिज़ाइन जो मैंने कुछ ट्रांसलेट किए थे वो यहाँ से गायब हैं, और जियो वेन को उस आदमी के बारे में भी बता देती है कि वो मुझे ऑफ़र दे रहा था, तो तुम भी थोड़ा एहतियात करना।
दूसरी तरफ ज़ैंग सबको मीटिंग के लिए बुलाता है और बताता है कि हमारे डिज़ाइन दोबारा भी चोरी हो सकते थे, लेकिन जिस इंसान पर मुझे शक है मैंने उसे पकड़ लिया है। साथ ही साथ वो जियो के सामने वही पिक्चर्स फेंकता है जब वो उस आदमी से मिली होती है। जियो ये देखकर हैरान हो जाती है और बताती है कि मैं इस आदमी से कभी नहीं मिली, आज पहली बार ही वो मुझसे खुद ही बात करने के लिए आया था। अगर जैंग इसकी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और इस पर यही इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि तुमने उस आदमी को ली के डिज़ाइन बेचे हैं। ये वो इस बेस पे लगा रहा होता है क्योंकि जनरेट ने यही कहा होता है कि मैंने जियो को ली के कमरे से बार बार आते जाते देखा है, तो इसका मतलब यही है ना कि वो उसके डिज़ाइन चुरा रही होगी। ये बात सुन के ली को बहुत गुस्सा आता है। जियो इसे बार बार मना कर रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन जेनेट उससे पूछती है तो फिर क्या है, अगर ये वजह नहीं थी तो तुम क्यों जानी थी बार बार उसके कमरे में। तो जियो यहाँ चुप हो जाती है और इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। तो ली आकर कहने लग जाता है कि मैंने जियो को कमरे में भेजा था, मैं उसके साथ रात भर बैठ के काम कर रहा था, क्योंकि लोग जियो के बारे में गलत ना सोचें इसलिए मैंने तुम्हारे सामने भी कुछ नहीं कहा। ये बात जब जनेट सुनती है तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जेनेट अभी भी नहीं रुकती और यही कहती है कि जियो को लॉ के ज़रिए इन्वेस्टिगेट कराया जाए। जियो ये जब बात सुनती है तो चिल्लाने लग जाती है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन किस बात की। लेकिन जेनेट उस पर इल्ज़ामात लगाने लग जाती है। इन दोनों की काफ़ी बहस हो रही होती है तो यहाँ ली चिल्लाने लग जाता है और सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है। ये लोग ली को बहुत फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि जियो की इन्वेस्टिगेशन लॉ के ज़रिए होनी चाहिए, लेकिन ये लोग इतना कह रहे होते हैं, इसी वजह से ली कहता है कि लॉ के ज़रिए नहीं बल्कि हम लोग खुद इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, अगर कुछ नहीं मिलता तो यहीं की यहीं बात ख़त्म हो जाएगी। तो आखिरकार जी ली की बात मान लेता है और कहता है ली जैसा कह रहा है वैसा ही होगा, हम उसे खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ ली जब रूम से बाहर आता है तो उसे जियो दिखती है। जियो उसे थैंक यू कहने लग जाती है कि उसने जो उसकी साइड ली। जियो जब अंदर आती है तो जेनेट उसे फुल रूल्स बताने लग जाती है कि जब तक तुम यहाँ इन्वेस्टिगेशन में हो तुम किसी से भी नहीं मिल सकती, किसी एम्प्लॉय से, किसी भी डिज़ाइनर से कोई बात नहीं कर सकती, यहाँ तक कि ली से भी नहीं। दूसरी तरफ ली जब खाना लेकर आता है तो जेनेट उसे अपने साथ बैठने को कहती है, लेकिन वो उसके साथ नहीं बैठता और जियो के साथ आकर बैठ के खाना खाने लगता है। ये देखकर जेनेट बहुत ज़्यादा जेलस होने लग जाती है और जियो को कॉल मिला रही होती है, लेकिन जियो तो कॉल उठाती ही नहीं है क्योंकि वो अपने कान में हेडफोन लगाकर मोबाइल को साइड पर रखकर फुल टाइम बैठी होती है। काफ़ी दिन हो जाते हैं वो जियो का वेट करती रह जाती है, उसके रूम के बाहर भी आती है लेकिन वो कमरे से बाहर आ ही नहीं रही होती है और उसके बाहर एक साइन लगा हुआ होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होती है। 3 दिन बाद वो आती है ली के पास और उससे कहती है कि जियो अपने कमरे में 3 दिन से बंद है और वो बाहर ही नहीं आ रही, मुझे उसकी टेंशन हो रही है, आप लोग कैसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ली को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे कहता है कि मैं जियो को खुद जाके ढूँढता हूँ। यहाँ पर ली आकर फ़ौरन रिसेप्शन से जियो के रूम की लेता है और जैसे ही उसके रूम में आता है तो वो वहाँ मौजूद नहीं होती, लेकिन उसने कमरे का बहुत बुरा हाल किया हुआ होता है। वो उसे ढूँढने के लिए बाहर गार्ड से पूछता है कि जियो कहाँ है? तो गार्ड भी कह देता है कि उसने 3 दिन से जियो को नहीं देखा, तो यहाँ ली परेशान हो जाता है और उसे ढूँढने के लिए बाहर चला जाता है। वो हर उस जगह पे जाता है जहाँ जियो जा सकती है, मगर उसे जियो का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ ये वही जियो और अपनी पिक्चर देख रहा होता है जो कि इसने फाड़ दी होती है, लेकिन असल में वो टुकड़े उठाकर ले आता है और उसे जोड़ देता है और दोबारा अपनी वॉलेट में लगा लेता है। दूसरी तरफ ली पुलिस स्टेशन आ जाता है और जियो को ढूँढने का कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो किडनैप हो चुकी है क्योंकि 3 दिन से उसने अपने आप को बंद रखा हुआ था और आज सुबह से वो गायब है। लेकिन वो पुलिस वाला ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो किडनैप हुई है। वो यही कह रहा होता है कि अभी उसे गुम हुए हुए दिन ही कितने हुए हैं। कम से कम कल आके आप रिपोर्ट करेंगे। अभी हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप खुद ही ढूँढें। इसकी ये सारी फ़ज़ूल बातें सुनकर ली को काफ़ी गुस्सा होता है और वहाँ चीखना-चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। यहाँ वो अपने ड्राइवर पर भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसका ड्राइवर उससे कहता है कि मेरा ख़्याल है कि आपको वापस चलना चाहिए। क्या पता वो अभी तक वापस आ चुकी हूँ। वो इसकी बात मान के जैसे ही वापस आता है, उसे जियो आती हुई नज़र आ जाती है। वो फ़ौरन गुस्से से जियो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, किधर थी? तो वो उसे बताती है कि वो बार में थी। जब वो ये बात सुनता है तो उसे डाँटने लग जाता है कि तुम क्यों गई थी वहाँ पे और 3 दिन से रूम के अंदर क्यों बंद थी? तो वो उसे बताती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सारे मुझे स्पाई स्पाई कह रहे थे और सारे एम्प्लॉइज़ से मिलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। यहाँ वो उसके गले लग जाती है तो वो भी उसे अपने गले लगा लेता है, लेकिन जब वो उसे ड्रिंक्स पीता हुआ देखता है तो वो फ़ौरन उससे बॉटल छीन कर डस्टबिन में फेंक देता है। वो चिल्लाती रह जाती है कि मुझे ड्रिंक चाहिए, लेकिन वो उसे वापस उसके कमरे तक छोड़कर आ जाता है। दूसरे दिन जिया उससे जब मिलने के लिए आती है तो वो उसके हाथ पे जब ड्रिंक्स देखता है तो उससे यही कहता है कि जिसकी सेहत अच्छी नहीं होती वही अच्छे से जानता है कि हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है, और उसे ड्रिंक पीने से मना करता है। जिया जब पार्टी में जाने के लिए अच्छा सा तैयार होकर ली के सामने आती है तो वो उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और उसके बाल सेट करने लग जाता है।
इन दोनों को साथ देकर जेनेट काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लग जाती है कि ये दोनों साथ क्यों जा रहे हैं और इसके जले पे नमक छिड़कने के लिए ये वहाँ वेन ही काफ़ी होती है। दूसरी तरफ पार्टी जब स्टार्ट होती है तो दूसरे बिजनेसमैन जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस पे ली काम कर रहा है, वो भी आकर इससे मिलने लग जाते हैं। तो ये लोग ली को भी ड्रिंक पीने का कहते हैं, लेकिन ली ड्रिंक पीने से मना करने लग जाता है। तो ये लोग इससे काफ़ी इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि ज़ैंग जियो को इशारा करता है कि वो ड्रिंक पिए। जैसे ही वो ड्रिंक पीने लगती है तो ली फ़ौरन उसके हाथ से ड्रिंक छीन लेता है और खुद पीने लग जाता है। जियो जब ली को काफ़ी ड्रिंक पीता हुआ देखती है तो वो उसे बाहर लेकर आती है और उसे डाँटती है कि तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों पी रहे थे? तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रिंक नहीं पीने देना चाहता था। दूसरी तरफ डॉक्टर फ़ौरन कॉल करते हैं जी को और उसे बताते हैं कि ली की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई हैं, अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तुम लोग, और ये ली को वापस आने का कह रहा होता है कि इसे वापस बुला लिया जाए इसी शहर में, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स को उसकी कंडीशन के बारे में अच्छे से मालूम है, तो इलाज भी यहाँ सही हो सकता है। तो जियो ड्रिंक्स की बॉटल डस्टबिन में फेंकने जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से पलटती है तो उसे वहाँ ली नज़र आ जाता है। ली उसे देखकर समझता है कि वो अभी भी ड्रिंक्स पी रही है, इसीलिए वो उससे मेडिसिन्स लेने को कहता है कि ये इसका एंटीबायोटिक है, ये तुम खाओ। लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है और डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जिया उसे ऐसी कह देती है कि कचरे के अंदर जब तुम जाओगे और वो दवा लेकर आओगे, उसके बाद ही मैं वो दवा लूँगी। तो ये गुस्से में होता है और उससे कह देता है कि अच्छा, ऐसा है तो ठीक है। तो ली जाकर कचरे के अंदर गिर जाता है। जियो जब ये देखती है तो उसे बाहर निकालने के लिए आने लगती है और वो उससे कहता है कि फ़ौरन ये मेडिसिन्स ले लो, क्योंकि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया है। जियो फ़ौरन उसकी बात मान लेती है और दवाई लेने लग जाती है। ली के हाथ पर चोट लग जाती है तो वो जियो का ही मफलर अपने हाथ में बांध लेता है। यहाँ जब वो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है तो जियो भाग कर आ जाती है उससे मिलने के लिए। यहाँ वो उसकी खैर खैरियत पूछ रही होती है, लेकिन वो अभी भी उसी बात पर होता है कि प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा के बाद कभी भी ड्रिंक्स नहीं पियोगी। तो वो प्रॉमिस कर लेती है और साथ ही साथ उससे कहती है कि अब चलो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरी पार्टी जो होती है, जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, ये लोग अब इस टेंशन में होते हैं कि ली कहीं वो प्रोजेक्ट बना ना ले, क्योंकि कल ही इनके प्रोजेक्ट सबमिट कराने का दिन होता है। तो यहाँ ये लोग ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे ली अपना प्रोजेक्ट ना सबमिट करा सके। दूसरी तरफ कोई ली के पानी के अंदर दवाई मिला देता है और वो ये पानी पी भी लेता है। दूसरे दिन इन लोगों के प्रोजेक्ट सबमिट कराने का दिन जैसे ही आता है तो यहाँ सारे ली को ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर ली कहाँ गया। जी, जैसे ही ली के कमरे में आता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। पूरे रास्ते उसकी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन उसकी ज़िद होती है कि उसे ही प्रेज़ेंटेशन देनी होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ ये जब अपनी प्रेज़ेंटेशन देने आता है तो ये इतनी अच्छी प्रेज़ेंटेशन देता है कि सारे जजेस बड़े ही मुतासिर होते हैं। दूसरी तरफ जब प्रेज़ेंटेशन ख़त्म होती है तो एज़ यूजुअल वही होता है कि जजेस आकर ली को बताते हैं कि वो ये प्रोजेक्ट जीत चुका है। वो सारे के सारे यहाँ पार्टी करने का प्लान करते हैं और ज़ैंग भी यहाँ पर क्लियर कर देता है कि जियो बेकसूर है और उसने कोई डिज़ाइन नहीं चुराए थे। इंटरनेट जैसी ली के पास आकर बैठती है और उससे प्यार भरी नज़रों से देख ही रही होती है कि एकदम से वो अपने मुंह से जियो का नाम निकालने लग जाता है, जिसको देखकर ये बड़ा तपने लग जाती है। दूसरी तरफ इन लोगों को जहाँ पिकनिक एंजॉय करनी होती है, वहाँ ये सारे पहुँच जाते हैं और उसी जगह ज़ैंग नाको और जियो के भाई को भी इन्वाइट कर लेता है। यहाँ ये सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जब ली इन लोगों को साथ देखता है और जब ना को वहाँ देखता है, थोड़ा जेलस होने लग जाता है। ये लोग आपस में एक-दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं और दूसरी तरफ ली जब ना और ज़िया इन सबको एक साथ देख रहा होता है, तो काफ़ी जेलस हो रहा होता है और वहाँ से उठकर जाने लग जाता है। दूसरी तरफ ली जब बाहर आता है तो ज़िया उसे लिफ्ट के पास खड़ी नज़र आती है। वो उससे चाह रहा होता है कि बात करे, उसे बार-बार देख रहा होता है मगर कुछ नहीं कहता। ये दोनों जब लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, तो एकदम से ज़िया उसे किस कर लेती है। तो ली शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया। तो ज़िया उसे कहकर चली जाती है कि मुझे पता है। दूसरी तरफ ये बात आकर जब ये वेन को बताती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा हँस रहे होते हैं। वेन कहती है कि भई तुम्हारे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर वेन इस ना को बता देती है कि ज़ियो जिसे पसंद करती है वो और कोई नहीं बल्कि ली है। ये बात जानकर ये बड़ा हैरान होता है और ली के बारे में भी उसे बता देती है कि वो कैसे उसे छोड़कर चला गया। इतने में ज़ियो का भाई इनकी सारी बातें सुन लेता है तो वो गुस्से में ली के पास जाने लग जाता है। दूसरी तरफ ली जब ज़ियो के हाथ में ड्रिंक्स देखता है तो उसे रोकने लग जाता है कि तुम ये ड्रिंक्स नहीं पियोगी। वो उसे मना करती है कि ये ड्रिंक्स उसकी नहीं है, बल्कि वो किसी और के लिए लेकर जा रही है। लेकिन वो मना कर देता है और वो शॉपर लेकर जाने लग जाता है। लेकिन ज़िया उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम होते कौन हो? और वो उससे यहाँ छीना-झपटी कर रही होती है, यहाँ ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि इतने में ज़िया का भाई आ जाता है और वो ली को मारने लग जाता है और उसकी चोट पर भी मार देता है। ज़िया उसे काफ़ी रोक रही होती है, लेकिन वो इतना गुस्से में होता है कि बस वो किसी तरीके से उसे मारना चाहता है। ज़िया का भाई ली को मारे ही जा रहा होता है कि इतने में जी आ जाता है और बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं, वहाँ पे ना भी आ जाता है। और आपस में इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है कि ज़ियो चिल्लाकर इन लोगों को रोकती है। ज़ियो का भाई इस कदर गुस्से में होता है कि ली को उसके अपाहिज होने का ताना दे देता है
और उससे कहता है कि तुम क्या मेरी बहन को छोड़ोगे, तुम तो मेरी बहन के ही लायक नहीं हो। ये बात सुन के ज़ियो को बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने भाई के मुँह पर ही थप्पड़ लगा देती है और उससे कहती है कि वो ली के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनेगी क्योंकि उसके फ़ादर की सारी हॉस्पिटल की पेमेंट उसी ने ही करी थी। ज़ियो ली से उसकी खैरियत पूछने के लिए आ ही रही होती है, लेकिन जी उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि अपने भाई को ली से दूर रखे। वो बस खड़े होके बेचारी देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कुछ हफ्तों बाद ज़ियो नई-नई खाने की रेसिपीज़ तैयार कर के हॉस्पिटल पहुँचा रही होती है ली के पास, मगर कोई भी उसे ली से मिलने नहीं दे रहा होता। यहाँ तक कि वो अपने भाई को माफ़ कर देती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ ली डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, तो वो वापस अपने वही पुराने वाले घर में आ जाता है जहाँ वो पहले रहता था। और दूसरी तरफ सबको पता चल जाता है कि ली जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, तो ये बात जब ज़ियो को पता चलती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है उसे देखकर। दूसरी तरफ ली जब रूम के अंदर आता है तो वहाँ पर उसका ग्रैंडफ़ादर पहले से ही मौजूद होता है और वो उससे बताता है कि मुझे मालूम हो चुका है कि यहाँ कंपनी के डिज़ाइन्स किसने लीक करे थे। और यहाँ पर घुमा-फिरा कर पता चलता है कि वो डिज़ाइन ली ने ही लीक करे थे। मेरे ग्रैंडफ़ादर को पता चल जाता है कि ली इस शहर में सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ियो की वजह से आया है, इसी वजह से उसने डिज़ाइन लीक भी करवाए थे। ज़ियो के भाई ने जो ली को मारा होता है, इसी वजह से ग्रैंडफ़ादर को इनकी सच्चाई पता चल जाती है। ली भी इस बात को मान लेता है कि हाँ, वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ियो की वजह से ही आया है। मैं ज़ियो को उसकी ज़िंदगी में खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से भूल जाए और आगे बढ़ जाए। बस मुझे यहाँ कुछ दिन और रहने का मौका दे दें। ज़ैंग ज़ियो को ये भी बता देता है कि तुम्हें यहाँ से निकालने के पीछे ली के ग्रैंडफ़ादर का हाथ है। वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ रुको क्योंकि तुम्हारे भाई ने अच्छा नहीं किया था ली के साथ। वो कुछ नहीं कह पाती और उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो अपना सामान पैक करके बाहर आती है तो ली उसे जाता हुआ देख लेता है, तो उससे पूछता है। वो उसे कुछ नहीं बताती बल्कि यही कहती है कि वो खुद ये नौकरी छोड़कर जा रही है। तो वो उसे रोकने के बजाय यही कहता है कि तुम्हें ये डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए था। ये बात जब ज़ियो सुनती है तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद जब वो पलटकर देखती है तो उसी जगह पर उसी चेयर पर ली जैसा ही कोई बैठा होता है। ये जैसे उसकी तरफ आकर उसको ली करके आवाज़ देती है तो वो सच में ली ही होता है। वो उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर ना भी आ जाता है। ना को देखकर ली फ़ौरन चला जाता है ये कहकर कि उसे ज़रूरी काम है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ली जब घर आता है तो उसे वही फ़ाइल वही स्टोरी मिल जाती है जो कि ज़ियो ने इसके बारे में लिखी थी। ली जब ये स्टोरी की एंडिंग पढ़ता है, दूसरी तरफ ग्रैंडफ़ादर ना को मिलने के लिए बुलाता है तो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें मार्केटिंग का प्रोजेक्ट मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। ये अपनी शर्त में ऐसे कहता है कि तुम्हारी कंपनी की कोई और ब्रांच भी दूसरे शहर में है। कहता है कि तुम ज़ियो को अपनी दूसरी ब्रांच में भिजवा दो, दूसरे शहर भिजवा दो। ये बात सुनकर ना काफ़ी हैरान हो जाता है। साथ में इसका ग्रैंडफ़ादर ये भी कहता है कि अगर तुमने मेरी ये शर्त नहीं मानी, तो मैं तुमसे अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दूँगा। यहाँ तक कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तक ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुनकर ये इतना परेशान हो जाता है कि हर जगह बैठकर सिर्फ़ यही सोच रहा होता है कि क्या मैं ज़ियो को भिजवाऊँ या अपने करियर के बारे में सोचूँ। इतना सोचने के बाद ये ज़ियो के पास आता है और सिर्फ़ उससे इतना पूछता है कि क्या तुम मेरी दूसरी वाली ब्रांच में जाना चाहती हो? तो ज़ियो साफ़ इनकार कर देती है ये कहकर के उसे वो शहर नहीं पसंद। ना आता है ग्रैंडफ़ादर के पास और उनको मना कर देता है कि मैं ज़ियो को नहीं भेज सकता क्योंकि वो नहीं जाना चाहती। तो वो अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैंसल कर देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये बात जब ली को पता चलती है तो ये ग्रैंडफ़ादर से लड़ने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन जी उसे रोकता है कहकर कि हम ना को वो मार्केटिंग प्रोजेक्ट दिलवाएँगे, लेकिन ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ लीसा ही कर सकती है और वही ग्रैंडफ़ादर को मना सकती है। दूसरी तरफ लीसा का सेक्रेटरी आता है ज़ियो के पास और उसे लीसा की बर्थडे पार्टी की इन्विटेशन देता है। दूसरी तरफ लीसा से मिलने के लिए ली और जी आते हैं और यहाँ पर ये वही प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना को देने की। जब इसे पता चलता है वो मार्केटिंग प्रोजेक्ट ना को देना चाहते हैं ये लोग, तो ये खुशी-खुशी मान जाती है कि मैं ज़रूर तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर को मना लूँगी। यहाँ पर ये फ़ौरन ना को देखकर ली से इंट्रोड्यूस करवाती है और फाइनली बता देती है कि ये उसका बेटा है। ये सुनकर ये लोग काफ़ी हैरान होते हैं और लीसा ज़ियो को कोई कीमती कड़ा गिफ्ट करती है। वो काफ़ी मना करती है लेकिन वो फिर भी उसे दे देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये स्टेज पे आकर सबके सामने अनाउंस कर देती है कि ना उसका बेटा है, जो कि काफ़ी सालों बाद 30 साल बाद उससे मिला है। और पूरी रात ज़ियो के बारे में सोचता रहता है कि किस तरीके से ना उसके करीब आ रहा है। तो ये बातें उसे परेशान कर रही होती हैं और वो ज़ियो की तस्वीर देखकर उसे ही याद कर रहा होता है। दूसरे दिन ज़ियो के पास कॉल आती है इस रैनी की और वो ली की कैट को सँभालने को इसे कह रहा होता है। जब ली वापस जाएगा तो अपने साथ वो कैट भी ले जाएगा। तो ज़ियो इसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है। असल में ये प्लान इन दोनों का होता है कि कैट के ज़रिए ली और ज़ियो को एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाएगा।
और ये सारी कहानी, ये सारा खेल ये जी कर रहा होता है क्योंकि ये अपने भाई को खुश देखना चाहता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर ये कैट देने के लिए जियो के पास आ जाता है और साथ में उसे कुछ गिफ्ट भी देता है। दूसरी तरफ ली काफ़ी सैड घूम रहा होता है क्योंकि वो जियो को ही काफ़ी याद कर रहा होता है कि इतने में सामने उसे जियो नज़र आ जाती है किसी रेस्टोरेंट में उसी ना के साथ। ये देखकर ये काफ़ी उदास होता है, काफ़ी जेलस होता है और वहीं से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दूसरे दिन जब ली को पता चलता है कि उसकी कैट जियो के पास है तो वो लेने के लिए आ जाता है, लेकिन जियो उसे मना कर देती है कहकर कि अब ये मेरी कैट हो चुकी है, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अगर तुम्हें इससे मिलना है तो कल आकर सिर्फ 5 घंटे के लिए मिल लेना। ली जब जियो के गले में ये मफलर देखता है तो उसे बताता है कि ये मफलर उसका है, उसकी ग्रैंड माँ ने उसे दिया था। जैसी सुबह होती है ली उसके घर पर आता है। ली जब जियो के घर आता है तो यहाँ अपनी कैट से मिलता है। दूसरी तरफ ना यहाँ पर जियो का इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि इन लोगों ने भी मिलने का प्लान किया होता है, मगर जियो को याद नहीं होता। साथ ही साथ उससे कहती है कि तुम्हें मेरा घर कैसा लगा, सेटिंग कैसी लगी। तो वो उसे बताता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अरेंज करनी पड़ेंगी। जैसे वो उसे सेटिंग चेंज करने का कहता है तो वो उसी वक्त सेटिंग चेंज करने लग जाती है। तो वो उसे खुद सेटिंग चेंज करता हुआ देखता है तो कहता है कि तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा तो लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जब वो वहाँ अकेला उस चेयर पर खड़ा होता है तो जियो को मौका मिल जाता है उसके गले लगने का और वो फ़ौरन उसे गले से लगा लेती है, ये कहकर कि कहीं तुम गिर ना जाओ, और ये भी उसे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इसका विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, अब मैं चलता हूँ। जियो जब इसे जाता हुआ देखती है तो परेशान होने लग जाती है और फ़ौरन उसे रोकती है और उससे कहती है कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ जाते हो, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम चले जाते हो, अब तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। वो जियो को समझाने के लिए आने ही लगता है कि वो एकदम से उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि अभी और इसी वक्त मुझे किस करो। लेकिन यहाँ वो हैरान हो जाता है और उसे मना कर रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको कहती है इतना कि उसे उसके फॉरहेड पर किस कर देता है और उसे मूव ऑन करने का कहने लगता है कि हमारे बीच में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें मूव ऑन करना होगा। तो जियो उसकी बातें सुनकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है और कहती है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सब वैसी ही है, और उसे किस करने का कहे जा रही होती है। लेकिन जब वो किस नहीं करता तो वो खुद ज़बरदस्ती उसे किस करने लग जाती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि तुम मुझे किस कर रही हो या मुझे मारना चाहती हो। जहाँ वो जियो को गुस्से से हटाता है और उसका हाथ अपने पैर पे रखकर कहता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वो जियो से कहता है कि 4 साल पहले मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। क्या यही वजह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी कि तुम मूव ऑन कर लो? लेकिन फिर भी जियो की ज़ुबान पर सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ होता है कि वो मूव ऑन करना नहीं चाहती और इसी के साथ ही खुश रहना चाहती है। इसकी ये सारी बातें सुनकर वो जियो से कहता है कि तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो और क्यों मेरे पीछे ही पड़ी हो? तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं चाहिए? तुम्हें मूव ऑन करना ही होगा किसी भी हाल में। ली उसे रोकता है लेकिन वो फिर भी गुस्से में वो चीज़ देखने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि उसने अभी तक उसके नाम की रिंग अपने गले में पहनी हुई है। तो ये देखकर वो काफ़ी हैरत से उसे देखती है, उसके पास भी अब कुछ नहीं बचा होता कहने के लिए। दूसरी तरफ जियो ली के ज़ख्म पर मरहम लगाने लग जाती है कि इतने में जियो उससे पूछने आ जाती है कि तुम क्यों गए थे 4 साल पहले मुझे छोड़कर? क्या वजह थी? लेकिन वो जियो को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लग जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने ना खड़ा होता है और ली को देखकर वो काफ़ी हैरत में आता है। ना जैसे ही बाहर आता है तो वो फ़ौरन ली को कॉल मिलाता है और उससे मिलने के लिए कहता है। ली जब इससे मिलने के लिए आता है तो वो फ़ौरन उससे जियो के बारे में पूछता है कि तुम जियो के साथ चाहते क्या हो? पूछता है कि तुम जियो को छोड़कर क्यों गए थे? ली जब ये सारी बातें इसकी सुनता है तो उसे यही कहता है कि मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ, और गुस्से में वहाँ से जाने ही लगता है कि वो उसकी गिरबान पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम जियो को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाना चाहते तो उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। ये शहर ही छोड़ दो ताकि फिर वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। मैं वैसे भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सारी बातें जब इससे बताता है तो ली को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और उससे कह देता है कि ठीक है, मैं रास्ते से चला जाऊँगा। ये बात सुन के ना हैरान हो जाता है और इसे फिर से अपने सीने में अपनी चोट पर दर्द होने लग जाता है। ये दवाई वगैरह भी पीता है। दूसरी तरफ जी ना को कॉल करता है और इसे बताता है कि उसे जियो की ज़रूरत है क्योंकि ट्रांसलेटर की कमी पड़ रही है। सारा काम वेन नहीं संभाल सकती, इसी वजह से जियो को यहाँ तुम्हें भेजना ही होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ली अपनी कंपनी में आता है तो पीछे से जियो भी आ जाती है और उसे खुशी-खुशी आवाज़ देती है। जियो को वहाँ देखकर ये काफ़ी हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उसे बता देती है कि उसका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। उसको काम के सिलसिले में जी ने बुलाया है। ये बात सुनकर ये काफ़ी तपता है और कहता है कि मैं जी से तो अभी बात करता हूँ। यहाँ ये जी को डाँट रहा होता है कि तुम जानते हो कि मुझे मूव ऑन करने में कितना टाइम लगा है। तो जी साफ कह देता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम मूव ऑन कर रहे हो। मुझे तो तुम वहीं खड़े हुए नज़र आ रहे हो। ली चुप-चुप कर वहाँ जियो को देख रहा होता है लेकिन जब वो उसे देखती है तो वो फ़ौरन छुप जाता है। दूसरी तरफ जब ऑफ हो जाता है
तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। जियो के पास अम्ब्रेला भी नहीं होती और वो वहीं खड़ी होती है कि इतने में वहाँ ली आ जाता है। ली को उसकी फ़िक्र होने लग जाती है कि अब वो घर कैसे जाएगी, इसीलिए वो उसे घर छोड़ने का कहता है। लेकिन वो तब कर हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है कि मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जियो इतनी भीग चुकी होती है और वो वही ली की सारी बातों को याद कर रही होती है कि इतने में पीछे से अम्ब्रेला लेके ली आ जाता है। जब वो वहाँ ली को देखती है, तो उसे डाँटने लग जाती है कि मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ली उससे कहता है कि तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर लेती, सब बातों को क्यों नहीं भूल जाती? लेकिन ये वहाँ चिल्लाने लग जाती है कि मुझे मूव ऑन नहीं करना और तुम कोई नहीं होते कि तुम मुझे मूव ऑन करने का कहो। और उल्टा उससे सवाल करती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने साल वेट किया, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि तुम मुझे दोबारा एक्सेप्ट कर सको? और रोने लग जाती है और उससे कहती है कि एक दफ़ा कह दो कि तुम मुझसे ही मोहब्बत करते हो, किसी और से मोहब्बत नहीं करते। ये बात सुन के ली कहने लगता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। वो गुस्से में ली को धक्का देती है और उसके अम्ब्रेला को भी हटा देती है कि मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे टच भी कर रहा होता है तो भी वो उसे हटा रही होती है कि मुझे टच मत करो और चले जाओ यहाँ से। और अब वो कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती, इसी वजह से वो उसे काफ़ी मारती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसके ज़ख्म पर भी दर्द होने लग जाता है और जो इतने गुस्से में होती है कि वो उसे पलटकर नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ज़ियो जब घर आती है तो वो फ़ौरन 1 हफ़्ते की लीव ले लेती है और यहाँ तक ये भी कह देती है कि वो वापस अपने शहर जा रही है। और यहाँ वो बुखार चढ़ा लेती है और पूरी रात ली के बारे में सोच-सोच कर रोती रहती है। कुछ दिनों बाद ज़ियो जब मार्केट आती है तो यहाँ वेन उसे बताती है कि जब तुम लास्ट टाइम ली से मिली थी, उस दिन उसी रात को ही ली, जी, जनेट और रेनी सारे के सारे स्विट्ज़रलैंड वापस चले गए थे। ये बात सुनकर ज़ियो को ली की फ़िक्र होने लग जाती है कि कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। लेकिन वो जाकर वही लकी स्टोन खरीद लेती है और पहन भी लेती है। दूसरी तरफ 30 दिन हो जाते हैं, 1 महीना हो जाता है ली को गए हुए और जियो की वही रूटीन हो जाती है कि वो ली को रोज़ कॉलें करती रहती है और सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है और उसके इंतज़ार में बैठी रहती है। इतने में वो रैनी को मैसेज करती है और पूछती है कि ली क्या सचमुच में स्विट्ज़रलैंड में है और क्या हुआ है? तो वहाँ रैनी का रिप्लाई आया हुआ होता है जिसमें उसने सिर्फ़ येस और नो का रिप्लाई दिया हुआ होता है। ये देखकर वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि इसने तो मुझे बहुत ही कन्फ्यूज़िंग जवाब दिया है। यहाँ वो खुद ही दिमाग लगाने की कोशिश करती है और सोचती है कि ली की तबीयत तो ख़राब हो नहीं सकती। हेल्थ की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो अपनी इतनी हेल्थ केयर करता था। ये सारी बातें सोचकर वो काफ़ी अपने आप को रिलैक्स करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक ही होगा। दूसरी तरफ ज़ियो हर तरीके से कोशिश करती है कि उसकी ली से बात हो जाए। वो रेनी को भी हर दिन मैसेज करती है लेकिन आज उसके पास रेनी की मेल आ जाती है, जिसमें उसने ली का नंबर उसे दिया हुआ होता है कि तुम यहाँ पर उससे बात कर सकती हो। वो जैसी कॉल मिलाती है तो वहाँ पर उसकी नर्स कॉल उठाती है और ली को कॉल दे देती है क्योंकि वो अभी ही उठा होता है। वो जैसे ही कॉल पे हेलो करता है तो जियो उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी रोने लग जाती है और इससे कहती है कि मुझे पता है तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है, तुम ठीक तो हो ना? वो उसे बता देता है कि उसे एक्यूट निमोनिया है, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जियो जब उससे पूछती है कि वो कब वापस आएगा तो वो उसे बता देता है कि वो जल्द वापस आएगा और उसके लिए चॉकलेट भी लेकर आएगा। और इतने में उसको खाँसी होने लग जाती है और वो वहीं पर ही कॉल काट देता है। वो दोबारा कॉल मिलाती है लेकिन नर्स उसकी कॉल रख देती है ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बार-बार कॉल ना करें। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो फ़ौरन रेनी को वीडियो कॉल करती है और उससे बताती है कि उसकी बात ली से हुई और उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है कि क्या उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो उसे बताता है कि वो अभी इतना बोल रहा है यही बहुत बड़ी बात है, वरना तो वो बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ख़राब है, उसकी लंग्स में भी प्रॉब्लम है, उससे साँस तक नहीं ली जा रही। इसी वजह से मशीन की हेल्प से वो साँस ले पा रहा है और उसे बताता है कि उसे नहीं मालूम कि उस दिन क्या हुआ था, वो स्विट्ज़रलैंड वापस क्यों आया, मगर उसे बहुत तेज़ बुखार था। उसके लिए बुखार, कोल्ड और ये सब कुछ बहुत खतरे वाली चीज़ें हैं। उस टाइम उसको बुखार हो गया था, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर आया गया है। ये फ़ौरन रोने लग जाती है कि मेरी वजह से ही वो वहाँ बारिश में था। अगर मैं वहाँ ना ज़िद करती तो वो उसको बुखार ना चढ़ता और वो ना हॉस्पिटल जाता। ये सब बातें सुनकर ये हैरान होता है और इससे कहता है कि तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए और ये लड़ाई-झगड़ा अब ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब बोलकर ये कॉल रख देता है। दूसरी तरफ ज़ियो जब इंटरनेट पे सर्च करती है उस मशीन के बारे में, तो काफ़ी रोने लग जाती है कि वो किस कदर मुश्किलात में है। ज़ियो वही सारी बातें सोचती रहती है, इसीलिए पूरी रात उसे नींद नहीं आती तो वो बाहर जॉगिंग के लिए निकल पड़ती है इतनी रात को, कि इतने में उसके मोबाइल पर कॉल आती है ली की। जैसी वो ली की आवाज़ सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है और ली उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो? तो वो उसे बता देती है कि वो रात को जॉगिंग पे निकली हुई है। ली जब ये बात सुनता है तो वो जियो को डाँटता है और उसे वापस घर जाने का ऑर्डर देता है। तो दिल ही दिल में सोचती है कि वो बीमार है, इसी चीज़ का फ़ायदा वो उठा रहा है क्योंकि वो जानता है कि मैं उसकी बात को नहीं टालूँगी। तो वो खुशी-खुशी वापस घर आ जाती है। काफ़ी दिनों बाद जियो की ली से लास्ट बार बात होने के बाद अब तक कोई बात नहीं हुई होती, तो वो रोज़ कॉल्स मिला रही होती है।
वहाँ पर उसकी नर्स ये कहकर हमेशा कॉल रख देती है कि ली अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है और अभी तक उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो जियो परेशान हो जाती है कि ऐसी कौन-सी बीमारी है उसे, ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है कि अभी तक वो डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा। वो इतनी परेशान होती है कि इतने में रैनी की कॉल इसके पास आ जाती है। वो यहाँ रैनी से ली के बारे में पूछती है तो वो उसे बता देता है कि वो ठीक है और जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा। रैनी जियो को सब बताता है कि ली को कौन-कौन से खाने खिलाने हैं, किस-किस चीज़ों से बचाना है। उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। दूसरी तरफ नाज़ जियो को बुलाता है और उसे उसी कंट्री के टिकट्स देता है जहाँ पर ली रहता है और उससे कहता है कि तुम्हें उससे मिलकर आना चाहिए। ज़ियो ये बात सुनकर, ये टिकट्स देखकर वो बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है और उससे कहती है कि वो ली का होम टाउन देखना चाहती थी। दूसरी तरफ वो उसको एयरपोर्ट छोड़कर आ जाता है और जैसे ही वहाँ से वापस आता है तो काफ़ी उदास होकर बैठ जाता है कि एमा आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें उसको ली के पास नहीं भेजना चाहिए था। तुम्हें अगर उससे इतनी मोहब्बत है तो उसके दिल में अपने लिए जगह बनाते। तो वो एमा को साफ इनकार कर देता है कि ऐसी मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ज़ियो उससे मोहब्बत नहीं करती। दूसरी तरफ ज़िया यहाँ पहुँचने के बाद यही सोच रही होती है कि अगर वो ली से ना भी मिली तो वो उसके घर को ज़रूर देखेगी कि इतने में इसके मोबाइल पर ली की कॉल आ जाती है और वो उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम इसी शहर में हो जिस शहर में मैं हूँ। और वो उससे पूछता है कि कहीं तुम मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आई। पहले तो ज़िया झूठ बोल रही होती है कि वो नहीं आई है, लेकिन बाद में जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो वो उससे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आई हूँ 2 दिन के लिए। ये बात सुनकर ये फ़ौरन परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि नहीं नहीं, तुम अकेले क्यों रहोगी क्योंकि इस पूरे शहर में तुम मेरे अलावा किसी को नहीं जानती, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए वहाँ आ रहा हूँ। जियो जब कॉल रखती है तो वो उसे अपनी एक्साइटमेंट की एक भी भनक नहीं पड़ने देती और कॉल रखने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती ही यही थी कि वो ली के साथ ही इस शहर में घूमे। यहाँ ली निकल पड़ता है जियो को पिकअप करने के लिए और यहाँ जियो इंतज़ार कर रही होती है कि मैं इतने दिनों बाद अब ली से मिलूंगी तो वो कैसा दिख रहा होगा, कितना चेंज हो गया होगा, कैसा होगा। काफ़ी एक्साइटेड हो रही होती है उसे याद कर करके कि इतने में वहाँ ली पहुँच जाता है और जियो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, काफ़ी हैरत में आती है और वो भी जियो को देखकर काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी खुश हो रहा होता है। वो फ़ौरन जियो की तरफ भाग कर आता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। इतने में जियो ली के हाथ में ये पेशेंट टैग देख लेती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम भाग कर तो नहीं आए। लेकिन ली उसे मना कर देता है कि ऐसा नहीं है, मैं लीव लेकर आया हूँ। जियो ली से कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ 2 दिनों के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बिल्कुल भी ना लड़ें क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग काफ़ी लड़ रहे हैं। ली जियो की इस बात को मान जाता है और वो उसे गले लगाए रखने को कहती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ली जियो को वो सारे फेवरेट खाने खिला रहा होता है जो कि उसके खुद के फेवरेट होते हैं और साथ ही साथ वो उससे कहता है कि तुम कहीं होटल में नहीं रुकोगी बल्कि तुम मेरे घर पर ही रुकोगी। ये बात सुन के जियो काफ़ी खुश हो जाती है। ली जैसे ही जियो को अपना कमरा दिखाता है तो हॉस्पिटल की चीज़ें वहाँ मौजूद देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और फ़ौरन ली को बिठाती है और जो स्टोन वो गले में 30 दिनों तक पहनी हुई थी वो फाइनली इसके गले में डाल देती है और इससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बीमार हो, लेकिन तुम मुझे नहीं बताना चाहते इसलिए कि मैं परेशान ना हो जाऊँ। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे ना बोलने से और ज़्यादा परेशान होती हूँ, तो इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे बता दो। वो जियो के प्यार से पूछने पर भी जियो को कुछ नहीं बताता और उसे यही कहता है कि तुम क्यों वो सारी बातें जानना चाहती हो जिससे तुम्हारा दिल दुखे। तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर लेती? तुमने कहा था कि हम ये सारी बातें दोबारा नहीं करेंगे। जब जियो ये बातें सुनती है तो थक हार कर वहाँ से जाने लगती है। वो फ़ौरन उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम अभी कहीं नहीं जाओगी। जब तक मैं तुम्हें खुद फ्लाइट में छोड़कर नहीं आ जाता, मैं तुम्हें यहाँ अकेले जाने नहीं दूंगा। तुम अभी मेरी ज़िम्मेदारी हो। यहाँ जियो उससे पूछती है कि तुम मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम मेरे बगैर खुश रह सकते हो? वो इस बात का जवाब कुछ नहीं देता और सॉरी कह देता है। तो जियो परेशान होकर पीछे चली जाती है और उससे कहती है कि कहीं तुम मरने तो नहीं वाले। ये बात सुन के लिए हैरान होता है और उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि अगर ऐसा होता भी तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ मर जाती। दूसरी तरफ ये उसे हर जगह पर घुमा रहा होता है और ये दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ली की तबीयत भी ख़राब होने लगती है और वो अपनी मेडिसिन खाने लगता है। लेकिन जियो को इस बात का पता चलने नहीं दे रहा होता। दूसरी तरफ वो जियो को जब घुमा फिरा रहा ही होता है कि उसके मोबाइल्स पर जी और उसका ग्रैंडफ़ादर बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे होते हैं और उसे वापस हॉस्पिटल जाने का कहते हैं। इनकी बातों से ये पता चलता है कि ये हॉस्पिटल से भाग कर आया है। जियो इसकी बातें थोड़ी बहुत समझने लग जाती है कि इसे आराम की ज़रूरत है और वो जानती है कि ली तो आराम नहीं करेगा, इसलिए वो झूठ बोलती है कि वो थक गई है और अब वो वापस घर जाना चाहती है। वो जियो की बात को समझ जाता है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है, तो वो फ़ौरन कहता है कि मैं तुम्हें कैफ़े ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यहाँ ये दोनों फिर से घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ घूमने फिरने के बाद ये लोग फाइनली थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। ली जैसी बेंच पर बैठता है तो वहाँ उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और वो इतना थक जाता है कि वो वहीं बैठे बैठे सोने लगता है।
जियो जब उसे ऐसे सोता हुआ देखती है तो फ़ौरन परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि बस मैंने बहुत घूम लिया, अब हम आराम करेंगे। दूसरी तरफ जियो जब घर में होती है तो वहाँ पर उसका ग्रैंडफ़ादर भी आ जाता है। जियो को वहाँ मौजूद देखकर उसे पता चल जाता है कि ली इसी की वजह से ही हॉस्पिटल में नहीं है। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा इस जियो पर निकालने लगता है। वो उसे ली की कंडीशन के बारे में भी बताता है कि उसे इलाज की काफ़ी ज़रूरत है। उसकी तबीयत तो इतनी ख़राब थी कि उससे बैठा तक नहीं जा रहा था, उसके लिए वो भी मुश्किल था। और यहाँ वो तुम्हारे साथ जगह-जगह घूम रहा है। यहाँ जियो को काफ़ी बातें सुनाने के बाद वो अभी और इसी वक्त उसे वापस जाने का कहता है। वो और कुछ नहीं कर पाती, सामान पैक करके जाने ही लगती है, लेकिन जाते-जाते वो ली से एक बार मिलने का कहती है। लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देता है कि इतने में ली खुद नीचे आ जाता है और जियो को जाने से रोकता है और अपने ग्रैंडफ़ादर से रिक्वेस्ट करता है कि जियो वैसे भी कल वापस चली जाएगी। मैं कल ही हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाऊँगा, लेकिन आज मैं इसके साथ घूमना चाहता हूँ। लेकिन उसका ग्रैंडफ़ादर इस बात के लिए मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अभी और इसी वक्त जाओगे, और रही बात इसके घूमने फिरने की, तो मैं किसी और से कह के इसे ये शहर घुमा दूंगा। ये बात सुन के ली को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो किसी की नहीं सुनता और जियो का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये देखकर जियो उसे खुद रोकती है कि हम लोग बाद में कभी घूम लेंगे, बाद में डिनर कर लेंगे साथ, कोई बात नहीं, मैं अभी चली जाती हूँ। लेकिन वो एक नहीं सुनता। साथ ही साथ उसका ग्रैंडफ़ादर ये भी कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो मेरा तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो तब भी नहीं रुकता और जियो का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो उसे दोबारा शॉपिंग कराता है और डिनर के लिए ले आता है। जियो को बातों ही बातों में पता चल जाता है कि ली ने लास्ट बार डांस जेनेट के साथ किया था और अब तक डांस नहीं किया। तो वो फ़ौरन ली से डांस करने का कहती है कि अगर तुम मेरे साथ डांस अभी नहीं करोगे तो मुझे जेलसी होगी। तो वो फ़ौरन जियो के साथ डांस करने लगता है और वो बातों ही बातों में जियो को हर मोमेंट खुशी से जीने का कहता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ जियो पूरी रात बैठकर उसे देखती रहती है, क्योंकि कल ये वापस जा रही होती है और इसे नहीं मालूम होता कि अब वो ली से कब मिलेगी। जैसे सुबह होती है वो फ़ौरन तैयार होकर जाने लगती है। अब ग्रैंडफ़ादर उससे पोलाइटली बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि ली जल्दी से रिकवर हो जाए और अपनी ट्रीटमेंट करवा ले, तो तुम उसे छोड़ दो और चली जाओ और वापस मत आना। ये बात सुन के जियो साफ कह देती है कि वो ली को उसकी बेहतरी के लिए छोड़ तो सकती है, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल सकती। ग्रैंडफ़ादर उससे उसका ख्याल रखने को कहता है और वो चली जाती है। जैसी जियो जाती है वो फ़ौरन ली के रूम में आ जाता है और ली वहाँ पर सो रहा होता है। वहाँ उसे जियो का लेटर मिलता है जिसमें उसने ली को लिखा होता है कि मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए जा रही हूँ, अपना रिकवर अच्छे से कर लेना, लेकिन मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, तुम सिर्फ मेरे हो। ये सारी बातें जब वो पढ़ता है तो फ़ौरन उस लेटर को अपने पास रख लेता है। ली की जब आँख खुलती है और वो जियो को अपने आसपास नहीं पाता तो उसका ग्रैंडफ़ादर बता देता है कि वो जा चुकी है। ली इस बात पे यकीन नहीं करता कि वो उसे बगैर बताए नहीं जा सकती, आप ही ने कुछ कहा होगा। तो यहाँ ये नेगेटिव बातें करता है और उससे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे ज़लील करके, उससे बदतमीज़ी करके उसे यहाँ से बाहर निकाला है। ये बात सुनकर इसका खून खौल जाता है और वो सब चीज़ें फेंक-फाक कर जाने लगता है। ये लोग उसे बहुत मुश्किलों से रोकते हैं तो ये इन पे चिल्लाता है कि मैं उसे काफ़ी दिनों से हर्ट कर रहा था, मैं उसे काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रहा था, मैं काफ़ी नहीं था जो आप लोगों ने भी उसे हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो अपने ऑफ़िस आकर बैठती है तो फ़ौरन ईमेल चेक करती है। तो ली का इसके पास मैसेज आता है कि क्या तुम पहुँच गई हो? तो वो उसे रिप्लाई दे देती है। उसका रिप्लाई देखने के बाद वो उसे जवाब में सिर्फ़ ओके बाय करके चला जाता है। बातों ही बातों में वेन जियो को बताती है कि कंपनी की तरफ से पार्टी दी गई है, तो प्लीज़ तुम भी रात को ज़रूर आना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियो जब अपने घर जाती है तो वो सबके मैसेजेस सुन रही होती है। सब ने उसको बर्थडे विश किया होता है क्योंकि 12 बज चुके होते हैं और आज इसकी बर्थडे होती है। यहाँ पर वो ली को याद करती है और उसे बर्थडे विश करती है, क्योंकि इन दोनों की बर्थडे सेम दिन आती है। दूसरी तरफ जियो जब पार्टी में आती है तो वहाँ पर ना उसे लेकर आता है। वहाँ पर इतना अंधेरा होता है, वो वहाँ अकेले घूम ही रही होती है कि पीछे से सब लोग उसे बर्थडे विश करने लग जाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सारे ना और जियो को डांस करने का कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ने प्रैक्टिस जो करी होती है। जियो मान जाती है और यहाँ जब इनका डांस खत्म होता है तो सारे वहाँ पर इन दोनों को किस करने का कहते हैं कि इतने में ना उसे किस करने आने ही लगता है कि वो अपना मुँह पलट लेती है और जैसे दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर जब वो ली को खड़ा हुआ देखती है तो वो फ़ौरन हैरान हो जाती है और सब कुछ छोड़ कर उसके पीछे भागने लगती है। वो इतना बेख्याली में भाग रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और बाहर आकर ली को ही तलाश करती है, मगर वो उसे कहीं नहीं दिखता। इतने में पीछे से ना उसके आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके किस करने की वजह से वो इस तरीके से भाग कर आई है। जब भी वो उससे सॉरी सॉरी कह रहा होता है, लेकिन जियो का दिमाग तो ली में ही होता है। वो उससे कहती है कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर ली मौजूद होता है और वो छुपके-छुपके जियो को देख रहा होता है, लेकिन उससे मिलने के लिए नहीं आता। जियो जब अपने घर आती है तो वहाँ पर किसी ने गिफ्ट रखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि प्लीज़ रोना मत। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये गिफ्ट ली की तरफ से ही है
और उसमें कुकीज़ भी होती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ली वापस इस शहर में आ जाता है और वो अपने ही घर में रुका हुआ होता है और यहाँ ये अपने ग्रैंडफ़ादर से छुप कर आया होता है। जी कहता है कि कल वो वापस आने वाले हैं, इसलिए हमें कल उनसे पहले पहुँचना होगा। ये जाने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि मैं अपना दिमाग बना चुका हूँ। मैं वापस किसी हाल में नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ जियो ली के घर पर आती है और जैसे ही ना को पता चलता है तो वो ली से पूछता है, लेकिन ली फ़ौरन इनकार कर देता है कि उसको मुझसे मत मिलवाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी ऐसी हालत दिखे। जियो जब ली का पूछती है तो जी उसे मना कर देता है कि वो इस शहर में आया तो है, मगर अभी वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो मुझसे अभी नहीं मिल सकती। तो ये बात सुन के जियो वापस जाने ही लगती है कि उसे वहाँ उसकी स्टिक नज़र आ जाती है, मगर वो कुछ नहीं कहती और चली जाती है। जैसे ही वो जियो से मिल के अंदर आता है तो ली वहाँ पहले ही गेट के पास मौजूद खड़ा होता है, जबकि उसकी हालत नहीं होती कि वो वहाँ खड़ा हो सके। वो उसे फ़ौरन अंदर बेडरूम में लेकर जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर ज़ैंग ली को कंपनी में वापस ले आता है और कहता है कि ली यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे काम करेगा। इसे देखकर जियो भी बहुत शौक होती है और साथ ही साथ ली सबको डिनर पर इनवाइट करने का कहता है। दूसरी तरफ काफ़ी टाइम हो जाता है और ली अपने ऑफिस से अपने रूम से बाहर आ ही नहीं रहा होता, तो जियो को फिक्र हो जाती है और जब वो फ़ौरन उसे देखने के लिए उसके रूम में आती है तो वहाँ पर वो वॉमिटिंग कर रहा होता है। ये देखकर वो बहुत परेशान होती है और उसको अपने पास बिठा लेती है। ली जियो को अपने पास देखकर उससे जाने का कह रहा होता है, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रही होती, इसीलिए वो उसे जूस लाने का कहता है। जैसे ही वो बाहर से जूस लेकर आती है तो वहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे मना कर देती है ली से मिलने के लिए, कि वो किसी से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि ली ने जानबूझकर जियो को अंदर आने से मना कर दिया होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन जियो अभी तक घर नहीं गई होती। ली जब उसे बैठा देखता है तो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और अपने बिहेवियर के लिए सॉरी भी कहता है कि मैं उस टाइम थोड़ा रूड हो गया था। जियो उसकी बात नहीं सुन रही होती, तो वो उसे काफ़ी मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जियो फ़ौरन मान जाती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो। तो ली दोबारा उससे मूव ऑन होने का और मेरी फ़िक्र ना करने का कहता है, लेकिन जियो उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहती। ये देखकर ली हैरान होता है कि जब मैं तुमसे ये सारी बातें करता था तो तुम मुझसे लड़ती झगड़ती थी, आज तो तुम मुझे कुछ कह ही नहीं रही हो। तो जियो मना कर देती है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब जब मैं तुमसे लड़ती हूँ तुम हमेशा बीमार हो जाते हो और मैं तुम्हें बीमार नहीं देखना चाहती। जियो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी कोई वजह नहीं दूंगी कि तुम मुझसे लड़ो, और उसके गले लग जाती है। दूसरी ही तरफ दिखाते हैं कि यहाँ जब इनका डिनर स्टार्ट होता है तो जियो की सारी नज़रें सिर्फ ली पर होती हैं और यहाँ ली को वॉमिटिंग आने लगती है, तो वो फ़ौरन उठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ली वापस नहीं आ रहा होता। तो जियो परेशान होकर खुद वॉशरूम की तरफ आती है। वहाँ वेटर से ली का पता करने को कहती है। वेटर बताता है कि वॉशरूम में कोई कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा है। इतने में सामने से ली खुद चलकर आने लगता है, तो जियो उसका ख्याल करने लगती है, उसको बिठाने लगती है और वो मेडिसिन खाने लग जाता है। जैसे ही वो मेडिसिन खाता है तो उसके रिएक्शन में उसे फ़ौरन नींद आ जाती है। जियो फ़ौरन उसकी तरफ आकर बैठ जाती है और परेशान हो रही होती है कि इससे आखिर हुआ क्या है। लेकिन रेनी आकर फ़ौरन बताता है कि सिर्फ दवाई का रिएक्शन है, उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जियो भी साथ चलने का कहती है और अपना बैग लेकर और ना को बता देती है कि ली की तबीयत ठीक नहीं है, वो जा रही है। यहाँ जियो ली की ये हालत देखकर रेनी से पूछती है कि इसकी तबीयत इतनी ख़राब क्यों है। वो उसे बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का रिएक्शन है, जितनी दवाई वो खाएगा उतनी ही उसे वॉमिटिंग होगी, लेकिन दवाई खाना वो नहीं छोड़ सकता। सियोली की ये हालत देखकर रैनी से पूछती है कि अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये वापस आया ही क्यों। रैनी बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और ख़ुद ही वापस आया है और अब ये जाने से भी इनकार कर रहा है। इसकी ये सारी बातें सुनकर जियो को समझ आ जाता है कि वो इसी की वजह से इस शहर में रुका हुआ है, क्योंकि जब वो बीमार था तो जियो ने ही उसे कॉल करके बुलाने की कोशिश की थी, जब भी वो यहाँ उसके लिए चॉकलेट लेकर आ गया है। जियो रैनी से कहती है कि वो ली के साथ ही उसके घर पर रुकना चाहती है उसका ख्याल रखने के लिए। दूसरी तरफ जियो ली को उसके घर पर लेकर आ जाती है और साथ में जी उससे कहता है कि बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन जियो जाने से इनकार कर देती है कि वो उसी के साथ रुकेगी और पूरी रात बैठकर बहुत घंटों से उसी को देखती रहती है और उसका ख्याल रखती रहती है। कि इतने में ली की आँख खुल जाती है और जियो को अपने पास देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे फ़ौरन दूध पिलाती है। ली को जब पता चलता है कि जियो इतने टाइम से यहीं पर है तो वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से बैठी हुई क्या कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि मैं सिर्फ बैठी हुई नहीं थी, बल्कि मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज करने में तुम्हारी मदद भी करी है। ये देखकर वो थोड़ा ऑकवर्ड होने लगता है और दूसरी ही तरफ वो जियो को बाहर खाना खिलाने के लिए लेके जाने लगता है। दूसरी तरफ जियो जब उसे सूप लाने लगती है तो वो जियो को रोकता है और कुछ कहने लगता है। उसके कहने से पहले ही जियो उसे बोलती है कि मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो कि मैं मूव ऑन कर लूँ, तो मैं भूल जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम बीमार हो
और मैं तुम्हें बीमारी में छोड़कर नहीं जाना चाहती। जियो की इस मोहब्बत और इस परवाह को देखकर वो कुछ नहीं कहता और हाँ में हाँ मिलाने लगता है। इतने में दवाई का असर होने लगता है और ली को नींद आने लगती है और साथ ही साथ उसे जियो थोड़ी धुंधली धुंधली दिखाई देती है और उससे वो कहता है कि क्या तुम सच में मेरे सामने बैठी हो या ये सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूँ। जियो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके सामने सच में बैठी है। इतने में वो उसके ऊपर ही गिरकर सो जाता है। जियो जब देखती है कि वो गहरी नींद में है तो वो उसे नहीं उठाती और सुबह तक वो ऐसी ही बैठी रहती है। ली की जैसी आँख खुलती है सुबह तो वो उससे कहता है तुम मुझे उठा देती, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि तुम बहुत गहरी नींद में थे। जैसे ही वो वॉशरूम जाने लगती है तो उसकी पाँव बिल्कुल सुन हो चुके होते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक ही पोजीशन में जो बैठी होती है। दूसरी तरफ ली और जियो जब ऑफिस आते हैं तो ना इन्हें देखकर काफ़ी शौक होता है और फ़ौरन जियो से पूछता है कि तुम कहाँ थी पूरी रात, मैं तुम्हें कब से कॉलें कर रहा था। लेकिन जियो उसे समझाती है कि ली की तबीयत ठीक नहीं है और वो ली को अकेला नहीं छोड़ सकती। ना को ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा आता है और वो यही दिल ही दिल में सोचता है कि वो वापस क्यों आया जब उसने मुझसे वादा किया था कि वो जियो की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दूसरी तरफ जी ली को समझाता है कि ग्रैंडफादर वापस आ चुके हैं और तुम्हें वहाँ मौजूद ना देखकर वो काफ़ी चीखो-पुकार कर रहे हैं। वो उसे काफ़ी समझाता है कि तुम्हारे मैरो ट्रांसप्लांट के लिए तुम्हें यूरोप जाना होगा। तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? लेकिन ली साफ इनकार कर देता है और यही कहता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता। ली की ये बात सुनकर जी साफ कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम जियो की वजह से यहाँ रुके हुए हो। इसीलिए जी जियो के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ही अब ली को समझाओ कि वो वापस जाकर अपना इलाज करवा ले, क्योंकि वो ज़िद पकड़ चुका है कि वो नहीं जाएगा। जियो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि असल उसकी बीमारी है क्या, ताकि मैं भी कुछ सोच सकूँ। तो वो फ़ौरन उसे एक कार्ड पकड़ाता है और उससे कहता है कि तुम्हें भी कुछ सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे, तुम यहाँ चली जाओ। दूसरी तरफ कार्ड के पते पे जब जियो पहुँचती है तो वो जगह कब्रिस्तान होती है। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और जैसे ही अंदर आकर मालूम करती है तो वो शख्स उसे बताता है कि ली ने अपनी कब्र बुक करा ली है और मैंने ये सब उसमें लिख दिया है। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो मुझे बताइए। ये देखकर जियो काफ़ी हैरान होती है और उस सारी लिखाई को मिटाने लगती है और यहाँ तक कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ देती है और उसे कहती है कि वो नहीं मरेगा। वहाँ से बाहर आकर जियो बहुत रोने लगती है और उसे सारी बातें अब ली की समझ आने लगती हैं कि वो बार बार उसे मूव ऑन करने का जो कहता था वो इसीलिए कहता था क्योंकि वो शायद अब जाने वाला है। तो ये सोचकर ये और ज़्यादा रोने लगती है कि मैंने उसे रोका ही क्यों और इलाज के लिए उसे जाना चाहिए। पूरा टाइम सोचने के बाद वो फ़ौरन ना को कॉल मिलाती है और उससे फ़ेवर मांगती है। दूसरे दिन जियो ली के लिए बहुत सारा खाना पकाकर लेकर आती है और साथ ही साथ उसे वापस स्विट्ज़रलैंड जाने का कहती है कि अपना इलाज करवाओ। ये बात सुनकर वो हैरान होता है कि तुम मुझे वापस जाने का क्यों कह रही हो। जियो उससे कहती है कि मैं अब मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ और रियलिटी को अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पहले मैं तुम्हारे पीछे भागकर सब चीज़ों को ख़राब कर रही थी, तुम्हें भी जाने से रोक रही थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ट्रीटमेंट कराओ और मैं खुश रहूँगी, ना बुरा नहीं है। उसके बाद जाने से पहले वो उसकी अंगूठी उसे वापस करती है और साथ ही साथ इस घर की चाबी भी वापस करके वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत ही दिल पे पत्थर रखकर जा रही होती है। ली जियो को जब जाता हुआ देखता है तो उसे फ़ौरन रोकता है और उससे खुश रहने का कहता है। जियो उसके सामने ऐसी प्रिटेंड करती है कि वो खुश है और वहाँ से चली जाती है। साथ ही साथ ली भी बहुत दुखी होता है लेकिन उसे नहीं रोकता। वो जैसे ही भागकर बाहर आती है तो पहले ही ना उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो वहाँ बहुत रोती है और उसे कहती है कि वो मुझे खुश रहने को कह रहा था। दूसरे ही दिन दिखाते हैं कि ली से मिलने के लिए ना और जियो आ जाते हैं। ना ली को बताता है कि उसने अपने और जियो के लिए एक अपार्टमेंट देखा है और उसका डिज़ाइन वो करवाना चाहता है। ली ये बात सुनकर शौक भी होता है लेकिन उसके घर को खुद डिज़ाइन करने का कहता है, वो भी एज अ गिफ्ट। और साथ ही साथ ली इन दोनों से शादी के बारे में पूछता है कि तुम दोनों कब शादी कर रहे हो। तो ना काफ़ी एक्साइटेड होकर बताता है कि हम बहुत जल्द शादी कर रहे हैं और फ़ौरन जियो के कंधे पर हाथ रखने लगता है। ये देखकर ली जेलस होने लगता है। दूसरी ही तरफ जियो अब ना से कहने लगती है कि ये चीज़ तो हमारे गले में आ रही है, क्योंकि जियो सिर्फ ली को यहाँ से भेजने के लिए ये नाटक कर रही थी और वो सच में ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो ये बात इस ना को भी समझाती है। दूसरी ही तरफ वेन जियो के पास आकर उसे बताती है कि ली कल वापस जा रहा है और ये बात कहकर वो उसकी गले लग जाती है। ली को सुबह वापस जाना होता है लेकिन वो जाने से पहले जियो को काफ़ी याद करने लगता है। तो जब भी बाहर बैठकर कागज़ के प्लेन बनाकर वो जियो का नाम लिखकर वहीं उड़ा उड़ा के फेंकने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि बाहर जियो ही खड़ी होती है और वो पेपर सीधा आकर जियो की तरफ ही गिरता है और उसमें जब जियो अपना नाम देखती है तो समझ जाती है कि ये ली ही फेंक रहा है।
क्योंकि कई साल पहले उसने जियो को ये बात कही थी कि ऐसे करने से इंसान मूव ऑन कर सकता है और किसी शख्स को अपने दिल से भुला सकता है। जियो फैसला कर चुकी होती है कि वो ली को छोड़ देगी, लेकिन अपने और ली के प्यार पर गिव अप करने से वो साफ इनकार कर देती है। दूसरे दिन दिखाते हैं कि यहाँ पर ना जियो को ढूंढ लेता है और उसको बाइक पे बिठाकर लेकर जाने लगता है, और वो जाने से पहले फ़ौरन जियो को कॉल लगा लेता है। जियो को जब पता चलता है कि ली ने उसे कॉल की है तो वो उसका नाम लेती है, जिसकी वजह से ना डिस्ट्रैक्ट होता है और इनकी बाइक गिरने लगती है। कॉल कटने की वजह से ली को समझ नहीं आता कि वहाँ हुआ क्या है, और यहाँ इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ली को अभी भी बेचैनी हो रही होती है, इसीलिए वो जाने से पहले अपने ऑफिस में कॉल मिला लेता है और जियो का पूछता है। वहाँ की एम्प्लॉई उसे जियो के एक्सीडेंट के बारे में बता देती है और उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं होती, ये भी बता देती है। जैसे ही इसे जियो की कंडीशन का पता चलता है तो ये फ़ौरन अपनी फ़्लाइट को छोड़ के जियो से मिलने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ जियो को होश आ जाता है, मगर ज़्यादा चोटें जियो को ही आती हैं। यहाँ तक कि उसकी कमर की और पैर की हड्डी दोनों टूट जाती हैं। ना को इतनी चोटें नहीं आई होती, वो काफ़ी उससे सॉरी सॉरी कर रहा होता है। ली जियो को पहले ही देख रहा होता है और जैंग से कहता है कि जियो को इस हॉस्पिटल से शिफ्ट कराया जाए और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाए। दूसरी तरफ 2 वीक्स बाद जियो को एक अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया जाता है और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन जियो को ये लोग यही कहते हैं कि उसकी कंपनी उसे ये वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। इसे ये नहीं मालूम होता कि ये सब कुछ ली करवा रहा है, और ना ली इसे पता चलने देता। दूसरी तरफ वेन जब आती है तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने लगती है कि तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है, क्योंकि जो पोजीशन हमारी उस कंपनी में है, हमें वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मिल सकती। वो उसे बता देती है कि मुझे लगता है कि तुम ली की गर्लफ्रेंड हो, इसी वजह से ली तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है। लेकिन जियो मानने से इनकार कर देती है कि वो तो यहाँ है ही नहीं। वेन उसे बताती है कि किसने कहा कि ली यहाँ नहीं है, ली तो अभी तक वापस गया ही नहीं। ये बात सुनकर जियो को काफ़ी हैरत होती है कि वो क्यों नहीं गया। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में सब लोग जियो से मिलने के लिए आ जाते हैं और जी भी आ जाता है। जी को देखकर वो ली को भी ढूंढती है कि काश वो भी उससे मिलने के लिए आता, लेकिन वो वहाँ नहीं आया होता, क्योंकि वो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के सबको अंदर भेज भेज कर उसकी खैरियत मालूम करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ ली जब दोबारा हॉस्पिटल आता है और ना को देखता है तो उसकी तारीफ़ करने लगता है कि ये रोज़ जियो से मिलने के लिए आता है, ये बहुत अच्छा है। ये बात सुनकर रैनी काफ़ी हैरान होता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये रोज़ आता है, इसका मतलब है तुम भी यही करते हो। ली फ़ौरन जियो से मिलने के लिए उसके रूम के बाहर खड़ा होता है, उसे देख रहा होता है लेकिन अंदर नहीं जाता। उसे वहाँ खड़ा ना देख लेता है। जैसे ही वो ना को देखता है तो फ़ौरन उस पर चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि जब तुम्हें बाइक चलानी आती ही नहीं थी तो तुमने जियो को अपने साथ क्यों बिठाया। मैंने जियो को तुम्हें ख्याल रखने का कहा था और तुमने उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। यहाँ तक ना भी उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हो उसके साथ। ली ना को बताता है कि वो सिर्फ गुड बाय कहने के लिए जियो को कॉल करा था। ये सारी बातें सुनकर ना थक हार कर उसे बता देता है कि जियो ने इतनी कोशिश की तुम्हें वापस भेजने की, मगर ये सिर्फ डेस्टिनी ही है जो तुम्हें वापस ले आती है। ये सारी बातें सुनकर वो उससे पूछता है कि तुम तो उससे शादी करने वाले हो ना, ये सब तुम क्या कह रहे हो। वो उसे साफ बता देता है कि जियो उसके साथ कोई शादी नहीं करी और ये सब एक ड्रामा था ताकि तुम वापस जा सको। ये बात सुनकर ये हैरान हो जाता है। साथ ही साथ ना उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि जियो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि तुम्हें जो भी बीमारी होगी वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तुम्हें जाकर उसे मनाना चाहिए और अपने बारे में बता देना चाहिए। लेकिन वो उसको साफ इनकार कर देता है कि वो अभी भी यंग है। मैं नहीं चाहता कि वो पूरी ज़िंदगी बैठ के मेरा ही इंतज़ार करती रहे, और उसे मना कर देता है कि जियो को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। दूसरी तरफ रात को जियो की जब थोड़ी आँख खुलती है तो उसको अपने सामने ली बैठा नज़र आता है, लेकिन वो इंजेक्शन के इतने असर में होती है कि वो दोबारा सो जाती है। लेकिन सुबह उठते ही जब वो अपने पाँव पर देखती है कुछ लिखा हुआ तो वो समझ जाती है कि शायद ली आया था। वो नर्स से पूछती है और नर्स उससे नहीं छुपाती और बता देती है कि वो शख्स तुमसे रोज़ मिलने आता है। ये बात सुनकर जियो बहुत परेशान हो जाती है कि वो वापस अभी तक क्यों नहीं गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं 2 मंथ हो जाते हैं और जियो अब चलने फिरने के काबिल हो जाती है, और जब वो अपनी रिपोर्ट पूछती है तो डॉक्टर उसे बता देती हैं कि आप डिस्चार्ज हो गई हैं और आपकी बोन्स काफ़ी रिकवर हो चुकी है। दूसरी तरफ जब वो वापस घर आती है ना जियो को ली के बारे में बताता है कि वो अभी तक यहीं है और स्विट्ज़रलैंड वापस नहीं गया, और साथ ही साथ अपने प्यार के लिए एक और चांस मांगता है। लेकिन जियो उसे चांस नहीं देती और साफ इनकार कर देती है कि वो ली के अलावा किसी को पसंद नहीं करती। अगर ली उसे नहीं मिला तो वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। जियो फैसला कर लेती है कि वो इस शहर को छोड़ देगी और वापस अपनी आंट के शहर में शिफ्ट हो जाएगी। वो इस घर की पैकिंग करवा ही रही होती है और साथ ही साथ जाने से पहले वो अपने ऑफिस आती है। वहाँ पर उसे ली मिल जाता है। ली को देखकर वो फ़ौरन रेजिग्नेशन लेटर देती है और इससे कहती है कि वो वापस जा रही है।
ली फ़ौरन उससे उसकी जगह पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। ली भी उसे नहीं रोकता और उसे यही कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। लेकिन ये सिर्फ़ उसके मुँह पर कह रहा होता है, पीठ पीछे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है और अब ये दोनों अलग जो हो रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ियो बस पैकिंग कर ही चुकी होती है और सुबह इसे निकलना ही होता है कि एकदम से इसके मोबाइल पर ली की कॉल आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उठाती है, कॉल कट हो जाती है। ली इतना परेशान होता है कि वो बार में जाकर बैठ जाता है और ड्रिंक्स पीने लगता है, जो कि इसकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जियो जब ली की कॉल्स देखती है, इसी वजह से वो उसे बहुत सारी कॉल्स मिला लेती है कि वो कभी तो उठाए, लेकिन वो एक भी कॉल नहीं उठा रहा होता। और यहाँ पर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है ड्रिंक पीने की वजह से कि वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। जियो की कॉल देखकर वो पिक ही नहीं कर रहा होता और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है और उसकी कॉल नहीं उठाता। इतने में वहाँ कोई वेटर आता है और उसकी कॉल पिक करके उसे बताता है कि यहाँ पर कोई ड्रिंक पी के बेहोश पड़ा हुआ है। जियो को जब पता चलता है ली की कंडीशन के बारे में और उसने ड्रिंक भी पी हुई है, तो वो अपनी कंडीशन भूलकर फ़ौरन भागकर ली को बचाने के लिए जाने लगती है। जैसे-तैसे करके वो वहाँ जैसी पहुँचती है, तो ली को फ़ौरन वो हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है और रैनी को कॉल करके भी बता देती है और साथ ही साथ उसको ली के गले में अपनी दोनों रिंग्स दिख जाती हैं। दूसरी तरफ ली को जैसे ही हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, तो उसका इलाज फ़ौरन स्टार्ट कर दिया जाता है और साथ ही साथ जियो से उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी पूछते हैं। लेकिन जियो को नमूनिया के अलावा कुछ पता ही नहीं होता, इसीलिए वो सिर्फ़ एक ही चीज़ लिख देती है। लेकिन जब डॉक्टर वहीं रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो उन्हें और भी चीज़ें पता चलती हैं कि उसे और भी बीमारियाँ हैं। यहाँ जियो बड़ी परेशान खड़ी होती है कि इतने में डॉक्टर आकर उसे काफ़ी सुनाने लग जाता है कि आपने उनकी गलत रिपोर्ट क्यों लिखी, क्योंकि आपकी इस गलती की वजह से हमारा ऑपरेशन गलत हो सकता था। इतने में वहाँ रेनी आ जाता है और वो उन्हें ली की मेडिकल हिस्ट्री बताने लगता है कि ली को बोन कैंसर है। जब वो 17 साल का था तब उसे ये बीमारी हुई थी और उसको रिकवर और उसको ठीक करने के लिए उसने केमियोथेरेपी भी करी थी, मगर इसकी वजह से भी काफ़ी उसको साइड इफ़ेक्ट्स हुए। वो सारी उसकी मेडिकल हिस्ट्री खोल के जब रखता है, तो जियो को अब पता चलता है कि उसे असल बीमारी क्या थी। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आप लोग अपने आप को पहले ही प्रिपेयर रखते हैं। दूसरी तरफ रैनी उसे सब एक्सप्लेन करता है कि वो 4 साल पहले उसको इसी वजह से छोड़ कर गया था। वो नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो या उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करो, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चला गया। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि वो वहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हारी ईमेल्स पर ज़िंदा था। जल्दी-जल्दी रिकवर सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो तुमसे मिल सके, क्योंकि तुम उससे मिलने का कहती थी। रैनी उसे ली की अभी की कंडीशन के बारे में बताता है कि कीमोथेरेपी की वजह से उसे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, जिसकी वजह से उसके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ली के सारे फैमिली मेंबर अपना मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए रेडी हैं, मगर किसी का भी उससे मैच नहीं कर रहा है और ये काम जल्दी करना है, इतना टाइम भी नहीं है। दूसरी तरफ ली कोमा में चला जाता है और साथ ही साथ जियो अपना मैरो ट्रांसप्लांट कराने की बात करती है, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है कि आपका ली के साथ खून का रिश्ता नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जी भी भाग कर आ रहा होता है ली से मिलने के लिए, क्योंकि ये भी दूसरे शहर गया हुआ होता है। जैसे ही वो यहाँ अपने भाई की कंडीशन को देखता है और उसे पता चलता है कि जियो 2 दिन से यहीं पर ही है, बगैर खाए पिए, बगैर सोए, तो वो उसे जाने का कहता है, लेकिन जियो बिल्कुल भी जाने के लिए रेडी नहीं होती। दूसरी तरफ 7 दिन हो जाते हैं और ली को जो मशीनों की सपोर्ट मिल रही होती है, वो अब हट जाती है और वो फ़ौरन होश में आ जाता है। जैसे ही वो होश में आकर जियो को देखता है, तो उसे मूव ऑन करने का और अभी भी उसे यहाँ से जाने का कहता है। लेकिन जियो जाने का नाम नहीं लेती, तो वो फ़ौरन नर्स को बुला के उसे बाहर भेजने का करता है और यहाँ तक कि ये भी कह देता है कि वो मेरी फैमिली मेम्बर नहीं है। जियो ये बात मानती ही नहीं है और जाने का नाम नहीं ले रही होती, तो यहाँ इसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और डॉक्टर उसे ज़बरदस्ती निकाल के बाहर कर देती हैं। लेकिन वो फिर भी कुछ घंटे बाद कमरे में वापस आ जाती है और ली से कहती है कि वो उसको इस कंडीशन में छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगी। इतने में ली की तबीयत फिर ख़राब होने लग जाती है और वो वहीं बेहोश होकर सो जाता है। दूसरी तरफ जी जियो से कहता है कि उसे अब घर जाना चाहिए, क्योंकि वो 2 दिन से नहीं सोई और उससे कहता है कि कल तुम दोबारा आकर ली से मिल लेना। दूसरी तरफ ली जी को देखकर हँस रहा होता है कि उसने अपनी दाढ़ी इतनी बड़ी जो कर ली होती है और ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया होता है क्योंकि ली ने उससे कहा होता है कि वो उससे बात तभी करेगा जब वो अपनी दाढ़ी 1 मंथ तक शेव नहीं करेगा, और वो यही करता है, तो इसी वजह से वो हँसने लगता है। जियो अपनी पूरी नींद पूरी करके दोबारा ली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, तो वहाँ रेनी उसे मिलने से मना करता है और कहता है कि ली तुमसे मिलना नहीं चाहता और वो चाहता है कि तुम अभी और इसी वक्त ये शहर छोड़कर चली जाओ। लेकिन जियो जाने से साफ इनकार कर देती है और पूरा टाइम उसी कमरे के बाहर बैठी रहती है कि वो कभी तो उससे अंदर बुलाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रेनी वापस आता है और उसे कहता है कि ली तुमसे मिलना चाहता है, जाओ उससे मिल लो। जैसी वो ली से मिलने आती है,
तो वो उसे अपनी कंडीशन समझाने लग जाता है कि उसका मैरो ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं हुआ है और उसके कोई चांसेस नहीं है कि वो बच सके, और अगर ट्रांसप्लांट हो भी जाता है तो इतने कॉम्प्लिकेशंस होंगे कि उसका हॉस्पिटल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, मूव ऑन करने की इतनी बातें बताता है, लेकिन वो एक बार भी नहीं सुनती और हर चीज़ का सलूशन निकाल के उसके साथ होने का ही कहती है। तो खार के लिए उससे कहता है कि अगर मैं इस सर्जरी के बाद ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारे साथ हो जाऊँगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम मूव ऑन कर लोगी, वादा करो मुझसे। वो ऐसी बात को टालने के लिए उससे कहती है कि हाँ ठीक है, मैं मूव ऑन कर लूँगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ियो जब ली को बाहर लेकर आती है तो उसके साथ सीरीज़ देखने की बात करती है। ली उसके साथ सीरीज़ देखने के लिए मान जाता है और उसे डीवीडी लाने को कहता है। तो वहाँ ली के साथ उसके असिस्टेंट को छोड़ती है और डीवीडी लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो डीवीडी लेकर वापस रूम में आती है तो वहाँ ली मौजूद ही नहीं होता। वो घबरा जाती है और पूरे हॉस्पिटल में ली को तलाश करने लगती है और यहाँ तक कि जी को भी कॉल करके ली का पूछती है, लेकिन उसे भी कुछ मालूम नहीं होता। यहाँ ये सारे ली के लिए परेशान होते हैं। ये सारे जियो को ही कहते हैं कि तुम कुछ सोचो कि ली कहाँ गया होगा। जियो परेशान हो जाती है और उसके लॉयर को कॉल मिलाती है और ली के बारे में पूछती है। ये बता देता है कि ली कुनमिंग शहर में है और उसने मुझसे ही टिकट बुक करवाए थे। ये बात सुनकर ये सारे परेशान हो जाते हैं और ये लोग भी अपनी फ़्लाइट बुक करा के वहाँ उसी शहर में पहुँच जाते हैं। ये वही शहर है जहाँ ज़ियो रहा करती थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उस शहर में पहुँच के ज़ियो ली को हर जगह तलाश करती है, लेकिन एक जगह ज़ियो को एक होटल नज़र आता है और उसे याद आता है कि पहले जब ली उससे मिलने के लिए इस शहर में आया था तो ये लोग इसी होटल में रुके थे। तो वहाँ पर वो सबको इत्तला कर देती है और उस होटल के अंदर ये सारे पहुँच जाते हैं और लकीली उसी होटल में ली ठहरा होता है। और जैसे ही उसके रूम का इन्हें पता चलता है तो उसके रूम के बाहर उसका असिस्टेंट बैठा होता है और कहता है कि ली ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया है और ली ने उससे कहा है कि उसके मरने का इंतज़ार करे, क्योंकि ज़ियो ने कहा था कि उसके मरने के बाद ही वो मूव ऑन करेगी। ज़ियो परेशान हो जाती है। ये सारे जब अंदर आते हैं तो उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है, लेकिन वो ज़िंदा होता है। ज़िया उसकी ये हालत देखकर रोने लग जाती है और उससे वादा करती है कि एक दफ़ा अगर वो अपनी कंडीशन को ठीक कर ले तो वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और मूव ऑन कर लेगी और कभी उसे पलट कर नहीं पूछेगी। दूसरी तरफ सारे डॉक्टर ली को हॉस्पिटल ले जाते हैं और ज़ियो अपने आप को कसूरवार कहने लगती है कि अगर मैं पहले ही मूव ऑन कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती और वो अपनी हालत इतनी क्रिटिकल ना करता। दूसरी तरफ ली जब हॉस्पिटल में होता है तो इतनी तकलीफ़ में होता है, इतने दर्द में होता है कि ज़ियो का हाथ बहुत टाइट तरीके से पकड़ लेता है। वो उसे पेन किलर्स भी नहीं लगा रहे होते कि कहीं साइड इफ़ेक्ट्स ना आ जाए। ली ज़्यादातर कोमा में ही रहता है, लेकिन अगर उसे कभी कभार होश आ जाए तो वो किसी से भी बात नहीं करता, यहाँ तक कि ज़ियो से भी नहीं। ली को भी स्विट्ज़रलैंड लेकर वापस जाया जा रहा है इलाज के लिए। जेनेट उससे कहती है कि वो उसे ली की इतला देती रहेगी, लेकिन ज़िया उसे मना कर देती है कि वो अब सही तरीके से मूव ऑन करना चाहती है। साथ ही साथ जी भी ज़ियो को स्विट्ज़रलैंड चलने का कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो ली की तरफ से उसे गिफ्ट देता है कि ये ली ने तुम्हें दिया है। जब वो घर आके उस गिफ्ट को खोलती है तो उस बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ यूएसबी भी होती है। जब वो यूएसबी खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि 4 साल पहले जब वो उसे इतनी सारी ईमेल्स लिखा करती थी तो ली ने उस सारी ईमेल्स के उसे जवाब दिए हुए थे, मगर कोई भी ईमेल उसे सेंड नहीं करी थी। मगर अब वो सारी अनसेंड ईमेल्स उसे भेज देता है और वो बैठकर उसकी बातें सुनने लगती है, जिसमें उसने अपनी हर प्रोग्रेस के बारे में उसे बताया हुआ था और ये भी बताया था कि वो उसे कितना मिस करता है। साथ ही साथ ली ने उसे बर्थडे कार्ड्स दिए हुए होते हैं और उसकी हर बर्थडे विश करी होती है, यहाँ तक कि उसकी 100 बर्थडे भी। ज़ियो ये देखकर रोने लगती है कि एकदम से ईमेल आती है और वो ली की तरफ से ही होती है। जब वो ईमेल को खोलती है तो उसके बाद दिखाते हैं 3 साल बाद कि ज़ियो ने अपनी खुद की ट्रांसलेटिंग कंपनी खोल ली है और अब वो खुद सीईओ बन चुकी है। साथ ही साथ ज़ियो ने शहर छोड़ दिया होता है, वो अपने कुनमिंग शहर में आ जाती है और यहाँ वो वेन से ली के बारे में पूछती है। वेन उसे खुशखबरी देती है कि ली को कोई सूटेबल मैरो मिल चुका है और 2 वीक्स बाद उसकी सर्जरी होगी। ज़ियो बड़ी खुश हो जाती है और साथ ही साथ उसका भी कपल इस जी के साथ बन जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि 6 मंथ हो जाते हैं और ज़ियो फिर से ली के बारे में वेन से पूछती है। वो उसे बताती है कि उसका ट्रांसप्लांट तो हो चुका है, मगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इसीलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। साथ ही साथ उसे खुशखबरी देती है कि रैनी और जेनेट की शादी हो चुकी है, क्योंकि रैनी उसे हाई स्कूल के टाइम से पसंद करता था और दूसरी तरफ अपनी और जी की मंगनी के बारे में भी उसे काफ़ी बताती है। तो ये सब बातें सुनकर बड़ी खुश होती है और साथ ही साथ वेन को बताती है कि उसने अपना मैरो ट्रांसप्लांट करवा दिया है, क्योंकि किसी को ज़रूरत थी। और वो खुद ली के इंतज़ार में होती है और उसी कॉफ़ी शॉप में जाती है इस उम्मीद से कि शायद उसे ली दिख जाए, मगर उसे ली कहीं नहीं दिखता।
दूसरी तरफ ली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और पता चलता है कि जी जो है वो अब सीईओ बन चुका है, यहाँ का हेड अब जी है। वो अपने रूम में बैठ के जियो को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो कैसी होगी। तो वो फ़ौरन उसकी कंपनी में कॉल घुमा देता है और उसे पता चलता है कि जियो 2 वीक से हॉस्पिटल के अंदर है, पेट के दर्द की वजह से, और वो कल डिस्चार्ज हो जाएगी। दूसरे दिन जियो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और जैसे ही अपने ऑफिस आती है तो वो एम्प्लॉई उसे बताती है कि कोई आपके बारे में पूछ रहा था, लेकिन जियो ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ ली जियो के घर पहुंच जाता है उसकी खैरियत पूछने के लिए, लेकिन जियो घर पर नहीं होती। वो बाहर से ही आती है और ली को खड़ा हुआ देख लेती है। ली भी उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उसके साथ कोई छोटा बच्चा होता है। छोटे बच्चे के बारे में जियो से पूछता है कि ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेन ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया और मुझे नहीं लगता कि तुमने शादी करी होगी। जियो ये बातें सुनकर उसको कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती कि इतने में उसका भाई घर पर आ जाता है और जियो बताती है कि इसके भाई ने शादी कर ली है और ये बच्चा इसके भाई का है। जियो घर की सफाई करने लगती है, लेकिन ली उसका हाथ रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बैठो, मैं काम करता हूँ। उसे बिठाकर पूरे घर की सफाई करने लगता है। जियो को जब उसकी नई स्टिक दिखती है तो वो उससे उसकी सर्जरी के बारे में पूछती है कि तुम्हारी सर्जरी कैसी रही। तो वो उसे बताता है कि सर्जरी के दौरान उसकी दूसरी लेग को भी रिमूव करना पड़ा। जियो बड़ी परेशान हो जाती है बात सुन के और उसकी लेग को देखने लगती है कि वो उससे कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं इतना भी अनलकी नहीं हूँ। ये बात सुनकर जियो मुस्कुराने लग जाती है और साथ ही साथ वो पूरे घर की सफाई करने के लिए चला जाता है। यहाँ सारे घर का काम करने के बाद वो उसके लिए खाना बनाने को और यहाँ उसके साथ रुकने को कहता है। तो जिया उसे मना करती है कि तुम होते कौन हो यहाँ रुकने वाले, और मेरा घर कोई गेस्ट हाउस नहीं है। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, क्योंकि इससे पहले भी जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो ना ने तुम्हारी खिदमत करी थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी खिदमत करूँ और तुम्हारा ख्याल रखूँ। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ खाना खाने के बाद वो जियो को अपनी तरफ करता है और उसे किस करता है तो उसे उसके बालों में से स्मेल आती है। जियो बताती है कि काफ़ी दिनों से उसने अपने बाल नहीं धोए क्योंकि वो हॉस्पिटल और इधर उधर के कामों में बिजी थी। वो उसके बाल धुलाता है। दूसरे दिन वो जियो को ऑफिस छोड़ने के लिए आता है और उसके लिए नाश्ता भी बनाता है। तो वहाँ की सारी एम्प्लॉयज़ इनको देखकर काफ़ी खुश हो रही होती हैं कि ये कितना अच्छा है। साथ ही साथ जियो को उसके नाम से छेड़ भी रही होती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रात को ये दोनों एक साथ होते हैं। तो वो जियो के साथ एक गेम खेलने लगता है और उससे अपनी और जियो की पहली मुलाकात के बारे में पूछता है कि बताओ कि मैंने उस दिन कैसे कपड़े पहने थे, मैं कैसा लग रहा था, हर चीज़ अपने बारे में पूछता है। लेकिन जियो किसी भी सवाल का करेक्ट आंसर नहीं दे पाती। तो वो उससे कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने मुझ पर कोई अटेंशन नहीं दी हुई थी। ये बात सुनकर जियो को बहुत लगती है और वो उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बातें हैं, किसी को भी याद नहीं रह सकती। और साथ ही साथ वो भी उसके साथ गेम खेलती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में बताओ कि पहली बार जब तुम मुझसे मिले थे तो मैंने क्या पहना था, मैं कैसी लग रही थी। वो जियो के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है और उससे कहता है कि तुम जो भी पूछ लो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। वो उससे पूछती है कि मैंने पहली बार तुमसे क्या कहा था, तो वो उसे याद दिलाता है कि तुमने मुझ पे कॉफ़ी गिरा दी थी और तुम मुझसे बहुत सॉरी कर रही थी। और जियो जिस तरीके से उस टाइम उसे सॉरी कह रही होती है, उस बात की वो नकल उतारने लगता है और उसका काफ़ी मजाक उड़ा रहा होता है। तो जियो उसे मारने लगती है। दूसरे दिन दिखाते हैं कि वो जियो के साथ बाहर आता है। तो जियो अपनी और उसकी तस्वीर का स्केच बनवाने लगती है और वो वहाँ एक ही स्टाइल में कब से खड़े रहते हैं। जैसे ही वो पेंटिंग बनाकर उसे देता है तो उसने कुछ और ही पेंटिंग बनाई होती है। जियो ये स्केच देखकर हैरान होती है और पता चलता है कि ये सारा प्लान ली ने किया होता है उसे प्रपोज़ करने के लिए। वो उसे बताता है कि इस तरीके से बैठकर तो वो उसे प्रपोज़ नहीं कर सकता, इसीलिए उसने ये स्केच बनवाया है। साथ ही साथ वो उससे शादी के लिए प्रपोज़ करता है, वो मान जाती है और सारे के सारे वहाँ खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं लोग शादी के लिए जब आते हैं तो वहाँ ली की नेशनलिटी मांगी जाती है जो कि उसके पास नहीं होती। तो वो जी से कहकर मंगवाता है। तरफ जियो ऑथर भी बन जाती है और सारे के सारे उसका सिग्नेचर लेने के लिए आते हैं और साथ ही साथ ली का सिग्नेचर भी ले रहे होते हैं। ये दोनों इस मोमेंट में खुश होते ही हैं कि एकदम से दिखाते हैं कि इस स्टोरी का एंड हो चुका है और पता चलता है कि ये स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी ही थी जो कि ली ने लिखी होती है। जियो ये सारी स्टोरी पढ़ के बहुत रोने लग जाती है। असल में ये स्टोरी जियो की होती है जो उसने ली के ऊपर लिखी होती है, लेकिन उसके एंड में वो ली को मार देती है। ली को ये एंडिंग अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो चेंज करके हैप्पी एंडिंग कर देता है और उसे लिखता है कि रियलिटी में तो हम दोनों की हैप्पी एंडिंग नहीं है, कम से कम स्टोरी में तो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ना। दूसरी तरफ वो जियो को अभी भी मूव ऑन करने का लिखता है और उससे खुश रहने का कहता है। जियो ये स्टोरी पढ़ के काफ़ी खुश होती है और ली ने जियो को ये भी कहा होता है कि वो अपनी हर बर्थडे पर मेरे कार्ड्स खोल के देखे, पहले से ही सारे ना पढ़े, और वो उसे उसकी रिंग भी वापस कर देता है।
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियो अब सच में अपने कुनमिंग शहर वापस जा रही होती है और साथ ही साथ ली से कनेक्टेड सारी चीज़ें बेचने लगती है। वेन भी जी के साथ यूरोप जा रही होती है काम के सिलसिले में, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियोना से मिलने के लिए आती है, उसे गुड बाय कहने के लिए कि वो वापस जा रही है। वो उससे अभी भी अपने आप को चांस देने का कहता है, लेकिन जियो उसे मूव ऑन करने का कहती है और उससे कहती है कि वो हमेशा ली से ही प्यार करती है, मगर उसी के अच्छे के लिए वो उसे छोड़कर जा रही है और मूव ऑन कर रही है। वो उससे गले मिलती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ली का आखिरी वक्त चल रहा होता है क्योंकि उसे कोई ट्रांसप्लांट नहीं मिलता। तो एकदम से जियो की कॉल आती है, वो ली के पास रख देता है। उसमें वो उससे कहती है कि वो उससे हमेशा मोहब्बत करती है। वो उसके कहने पर उसकी अच्छाई के लिए जा तो रही है उसे छोड़ के, मगर वो हमेशा उसी से मोहब्बत करती है। उसकी ये सारी बातें सुनकर ली की वहीं डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कुछ सालों बाद जियो सच में अपनी कंपनी खोल लेती है, और जब वो घर में होती है तो उसके पास पार्सल आता है जिसमें ली की रिंग निकलती है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें लेकर वो पानी की तरफ आती है और वो ली को अपने बराबर में इमेजिन करने लगती है। उसे देखकर वो काफ़ी खुश हो रही होती है कि एकदम से वो गायब हो जाता है। वो ली की सारी यादों को महसूस करती है, याद करती है, और वो रिंग एक साथ लगाकर वो याद करती है कि ली उसे हमेशा खुश देखना चाहता था और मूव ऑन देखना चाहता था। इसीलिए वो रिंग को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब वो फ़ैसला कर लेती है कि वो मूव ऑन करेगी और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगी। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, ये सीरीज़ कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।